इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। मेरी तरह आप भी रोज पिए नेस्ले नेस्वीटा और बोन्स को रखें स्ट्रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और जोक्स एक दूसरे को भेज रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ देर पहले एक जोक आया, मुझे बड़ी हंसी आई उसको पढ़ के। वैसे हमारे टॉपिक का ताल्लुक उससे बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको सुना देती हूँ कि एक कपल की नई नई शादी हुई, मियाँ बीवी बैठे हुए थे साथ, और अभी एक ही दिन गुजरा था, तो शौहर ने कहा कि बस अब से तुम मेरी ज़िंदगी में मेरा चैन, सुकून, मोहब्बत सब कुछ हो। तो बेगम ने बहुत शर्माते हुए मुस्कुरा के कहा, बिल्कुल, आप भी अब से मेरे लिए रिजवान, पप्पू, इमरान सब कुछ है। तो मैसेज मेरे ख्याल में अक्रॉस हो गया होगा। तो इस तरह की बातें जो हैं सुबह सुबह में कभी कभी आ जाती हैं और बेतहाशा हंसी आती है उसे पढ़ के। आज मैंने आपके लिए एक इक़्तिबास निकाला है जिसको आप मजहबी एंगल में ले सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल लिटरली मजहबी एंगल में नहीं लेना, क्योंकि उसमें एक ख़ास बात है, उसमें एक ख़ास मैसेज है जो हम सबको दिया गया है। वो मैं कुछ देर में आपको सुनाती हूँ। और उसके अलावा आज के शो में हम बात करेंगे आपके मैदे की, अपने और आपके मैदे की। मैदे के ज़रिए दिल का रास्ता होता है, ये तो हमने सुना है, लेकिन मैदा जब ख़राब हो जाता है तो सारे रास्ते, चाहे वो दिल में जाते हों, गुर्दे में जाते हों या कहीं और जाते हों, या आपका अपीयरेंस या आपका मिजाज, सब कुछ ख़राब हो जाता है। पेट के दर्द से लेकर अल्सर तक, या उसके अलावा भी आजकल एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि आपके पेट में तकलीफ़ है, पेट में तकलीफ़ है। बहुत सारी जितने टेस्ट उसके लिए डॉक्टर्स कहते हैं वो भी आप करा लेते हैं, एंटीबायोटिक्स भी खा लेते हैं। सब कुछ करने के बाद एक और आपको डर नज़र आता है कि अच्छा मुझ पे कुछ हो गया है, शायद मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि उस मैदे के प्रॉब्लम का कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आता। ऐसे केसेस हमने एक्चुअली देखे हैं और आजकल ज़्यादा देखे हैं, जिसमें आपको सारी दवाएं खाने के बावजूद भी, तमाम चीज़ें, तमाम प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद भी आपके मैदे की तकलीफ़, या जो ख़ास तौर पे कहा जाता है कि दिल और मैदे के दरमियान में जो एक लाइन होती है, या एक वो जो ओवरऑल, अगर आप, वो तो खैर ज़्यादा बेहतर मेरे ख्याल में डॉक्टर्स ही समझा सकते हैं उसके जो टेक्निकल लफ्ज़ होते हैं, लेकिन ये कि उसके दरमियान का जो स्पेस होता है उसमें जलन महसूस होना, तकलीफ़ होना, या पेट में दर्द रहना, कोई भी खाना आप खाते हैं आपको वॉमिट हो जाना, या फिर एनीथिंग यू नेम इट, जो आपको मसला हो मैदे के हवाले से, पेट के हवाले से, आज हम वो हर एंगल से, यानी हर्बलिस्ट के तौर से भी हमारे पास MBBS डॉक्टर्स भी होंगे, हमारे पास वो तमाम लोग होंगे। एक्यूपंक्चर आप उसके बारे में सुन चुके हैं, उससे भी इलाज होता है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। रूहानी इलाज कैसे हो सकता है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फिर हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे जो आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे जिनसे आपके मैदे की तकलीफ़ या पेट की तकलीफ़ ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है। सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। आपका कोई भी सवाल है आप इनसे कर सकते हैं, कोई भी आपका पर्टिकुलर केस है वो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो मेरे पास इक़्तिबास है वो क्योंकि मेरे मोबाइल में है तो मैं उसी में से पढ़ के आपको सुनाती हूँ, और गौर से सुनिएगा, बड़ा मज़ेदार है। और इसमें जो मैसेज है ना, मैं बार बार यही कहूँगी कि वो मैसेज आप ज़रूर इसमें से आख़ज़ करने की कोशिश कीजिएगा। बादशाह को एक तजस्सुस ने बहुत दिन से घेर रखा था, वो ये कि कब्र के अंदर कैसे हालात होते हैं, कौन बताए, किससे पूछें। मुफ्ती साहब भी वही सारी बातें बताएंगे जो मैं पहले से जानता हूँ। फिर वो अपने सवाल के गिर्द घूमने लगा, और जब लोग मुर्दे को कब्र में रख कर चले जाते हैं तो मुर्दा क्या महसूस करता होगा। बादशाह ने सोचा क्यों ना किसी को कुछ दिन कब्र में लेटने का बोलूं, फिर वो आकर मुझे आगाह करे। बादशाह ने ऐलान किया, जो कोई मेरे लिए ऐसा करेगा वो मेरी सारी सल्तनत पाएगा। अब हर शख्स इनाम तो पाना चाहता था, लेकिन कब्र में लेटने की हिम्मत कहाँ से लाए। एक गरीब आदमी ने हामी भर ली। इसने सोचा पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजारी, अब तो अच्छे दिन आएंगे, मेरा क्या है, एक ऊँट और घड़ा, कुछ ऐसा तो नहीं जो लुट जाए। लिहाजा वो कब्र में लेटने के लिए तैयार था। बादशाह के हुक्म के मुताबिक इसे 2 दिन के लिए दफन किया गया। फरिश्ते हाजिर हुए। फरिश्तों ने पूछा, क्या जमा किया दुनिया में? वो बोला, जनाब बस एक ऊँट और एक घड़ा है जो जगह जगह से टूटता जा रहा है। फरिश्ता बोला, ऊँट को छाँव में बांधा या धूप में छोड़ा है? ऊँट के आगे खाना पानी क्यों ना रखा इस दिन जब तुम दरख्त के नीचे सो रहे थे? इससे पहले भी बहुत बार तुमने ऐसा ही किया। इसको तंग जगह पर क्यों बांधा कि वो पूरी रात बैठ ना सका? एक रात ऊँट को प्यासा बांध दिया, वो पूरी रात पानी के लिए बिलखता रहा। घड़ा जगह जगह से टूटा है तो इसे ठीक क्यों नहीं करते, जोड़ क्यों ना लगाए? तुम्हारी गलती से घड़े का पानी गिर गया और तुमने घड़े को जोर से पटका। घड़े का क्या कसूर था? इस आदमी के मुंह से किसी बात के लिए कोई जवाब ना निकला। 2 दिन फरिश्ते ये सवाल दोहराते रहे, फिर इसे बाहर निकाला गया।
बादशाह ने इससे सूरत हाल पूछी तो रोने लगा, अल्लाह से माफ़िया मांगने लगा, हाथ जोड़े कभी कानों को हाथ लगाए कि एक घड़े और एक ऊँट के लिए मुझसे इतनी पूछ हुई, आपकी सारी सल्तनत पालूंगा तो फिर क्या होगा मेरा। सॉरी, ये आप देखिए कि एक ऊँट और एक घड़ा था उसके पास, और उस पे उससे इतने सवाल हुए कि ऊँट को खाना नहीं दिया, ऊँट को कहाँ खड़ा रखा, ऊँट के साथ क्या किया, घड़े को सही क्यों नहीं किया, पानी ज़ाया हुआ। और अब आप देखिए एक छोटी सी एग्जांपल है, वैसे तो जिसके पास जितना है उससे उतने ही सवाल किए जाएंगे। एक छोटी सी एग्जांपल ये है, पानी का प्रॉब्लम कराची जैसे शहर में बहुत जगह है, शायद और शहरों में भी है, पाकिस्तान के कहीं कहीं नहीं है। अच्छा, कराची के भी कुछ इलाकों में बिल्कुल नहीं है, कुछ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा है। तो जहाँ पानी का प्रॉब्लम है वहाँ जब पानी आता है, जिस जगह से आता है, फ़र्ज़ करें हाउस नंबर ए से आना शुरू हुआ और वो हाउस नंबर आर तक जाना है, तो वो जो ए वाले हैं जब तक वो पूरी तरीके से पानी गिरा नहीं लेते, भर तो लेते हैं लेकिन उसके अलावा सड़क पे गिरा नहीं लेते, पौधों को डाल नहीं देते, सब कुछ कर नहीं लेते, तब तक आगे पानी जाता नहीं है। हम इतना पानी का ज़िया करते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मैं और आप हम सब और भी तरीक़ों से पानी ज़ाया करते हैं। जब टूथपेस्ट कर रहे होते हैं, टूथब्रश कर रहे होते हैं, या हम फेस वॉश कर रहे होते हैं, पानी आपका खुला हुआ होता है। बच्चों को भी इस बारे में ज़्यादा बताया नहीं जा रहा होता, हाथ धुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जब पानी आ रहा है तो पानी ऐसे ऐसे तरीक़ों से इस्तेमाल हो रहा है कि उसके क्या कहने। टॉपिक हमारा ये नहीं है, लेकिन हाँ ये गौरतलब बात ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगियों में हम चाहते तो हैं बहुत कुछ पाना, हर कोई चाहता है, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हैं। एक हमारा डिज़ायर कंप्लीट होता है, दूसरे डिज़ायर की तरफ आ जाते हैं। लेकिन इस पे सवाल किया जाएगा, अगर मेरे पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी को मैंने किस तरह इस्तेमाल किया, कितना लोगों के लिए इस्तेमाल किया, नहीं किया, जो कुछ मैंने किया। अच्छा, फिर इसका दारोमदार आपकी नीयत पर भी है कि किस वक्त आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग भी आपको बहुत सारी चीज़ों में क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं या आपको बता रहे होते हैं कि तुमने ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, और एक दूसरे की गलतियां बहुत निकालते हैं। लेकिन आप देखिए कि जिसका सिर्फ एक ऊँट और एक घड़ा था, उसके साथ क्या मामला हुआ। तो अगर हमारे पास, अगर अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमसे कितने सवाल हो सकते हैं, और उस वक्त सवाल के जवाब देते हुए क्या हालत होगी वो भी आप और हम इमेजिन ही कर सकते हैं। खैर, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक के लिए सबसे पहले मैं पैकेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पैकेज के बाद हमारे हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब यहाँ मौजूद होंगे, जिनसे आप सवाल कर सकते हैं, जो ये मैदे की तकलीफ़ के हवाले से मुझे और आपको आगाह करेंगे। क्या आप खाने पीने के बाद मैदे में भारीपन महसूस करते हैं? क्या आपको कसरत से डकारें आती हैं? पेट और सीने में जलन महसूस करते हैं? अगर आपके मैदे में दर्द या तकलीफ हो, या आप बदहजमी का शिकार हैं, तो इस मसले को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये है मैदे के खराब होने की चंद निशानियाँ। बर वक्त मुताल्लिका डॉक्टर से राब्ता करने में ही आपके लिए आफियत है। मैदे की ख़राबी से आपके और ऑर्गन्स भी मुतासर होते हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी मुतासर होती है। और जब कोई भी बीमारी हो, मैदे की बीमारी हो, तो ख़ास तौर पे क्योंकि वो आपका खाना और सारी चीज़ें जो हैं वो मुतासर हो जाती हैं, क्योंकि आप उसे इंजॉय नहीं कर पा रहे होते। और जब आपको ये पता नहीं लग पा रहा होता कि आपके साथ मसला क्या है, तो आपके साथ नफ्सियाती मसाइल भी होना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ हमारे हर्बलिस्ट मौजूद हैं, शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत? और जी बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, आयशा हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप मैं बताइए। आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। जी जी, मुझे अंदाजा है बिल्कुल। क्या हाल है आपके? बहुत बिल्कुल अच्छे ठीक शो ठाक। चल रहा है, और आज का इक़्तिबास की मतलब मजा आया है। मजा आया सुनने ना? में। हाँ, मुझे भी पढ़ के जी। बहुत मजा आया था, तो कुछ मैंने आवाज सोचा आप थोड़ी सी लोगों के ब्रेक साथ हो शेयर रही करूं। थी, लास्ट वाला मैं सही तरह सुन नहीं सकी, तो मैं रिपीट में इंशाल्लाह सुनूंगी। जरूर जरूर, और कोशिश करेंगे कोई ऐसा इक़्तिबास हो तो हम उसे अपने पेज पे भी डालें, ताकि आप वहाँ पर भी उसे दोबारा सुन सकें। ओके ओके मैम। हाँ जी, आप मैदे के हवाले से कोई सवाल करना चाहती हैं आयशा? मैदे के हवाले से भी करना चाहती हूँ, और आपने बताया मतलब और भी जितने भी प्रॉब्लम हो वो भी कर सकते हैं। रूहानी में पूछना चाह रही थी। क्या रूहानी इलाज पूछना चाह रही हैं? जी जी, मैदे के हवाले से। मैदे के हवाले से परेशानी क्या है? मैम मतलब हर खाना खाने के बाद ना मुझे लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और ये कब से है? तकरीबन 7 साल। 7 साल से। कोई खास वजह के बाद आपको लगा कि कोई खास वक्त जी, मेरे था? पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद प्रॉब्लम हो गया। अब आप जब भी खाना खाती हैं, जब आपके साथ ऐसा होता है? तकरीबन। ओके, अभी कुछ देर बाद हमारे रूहानी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, तब आपका सवाल मैं ज़रूर याद रखूंगी और उनसे शेयर करूंगी, फिर आप सुनिएगा। हमारे हर्बलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपको इस बारे में आगाह कर देते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी
देखिए इसमें जिस तरीके से बता रही थी कि खाना खाने के बाद इन्हें लूज मोशन शुरू होते हैं, तो इन्हें चाहिए कि अपना एच पैलोरी का टेस्ट करवा लें। इसमें अक्सर औकात ये होता है कि कोई बैक्टीरिया होता है जो अच्छा हाँ, ये अब बड़ा फेमस हो गया है बैक्टीरिया। जी जी, एच पाइलोरी कहते हैं। एच पैलोरी कहते हैं। ये अल्सर का सबब बनता है और ये छोटी आंत बड़ी आंत में जख्म कर देता है, अल्सर कर देता है। उसकी वजह से अक्सर स्टूल में भी ब्लड आने का खतरा होता है, मुंह का जायका खराब हुआ होता है, कुछ भी खाते हैं मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा होता है। इनको तो 7 साल से है ना? इनको 7 साल से, तो ये एक साइकोलॉजिकल में भी आ जाता है। अच्छा हाँ, नफ्सियात में आ जाता है। ऐसे लोग एंजाइटी में भी आ जाते हैं, यहाँ पे खिंचाव सा होता है और घबराहट शुरू हो जाती है उनको, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि पेट में अक्सर मीठा मीठा सा दर्द रहता है। अच्छा। हल्का हल्का दर्द महसूस है, दुखन महसूस होती है और इनमें यूरिन में भी बर्निंग होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ऐसे हम कंटिन्यू करते हैं। इसका हल क्या है, क्या क्या चीज़ें करें? खाने से मैं चाहूँगी कि आप बताएं जिन लोगों का मैदे का इशू है ना, क्योंकि अक्सर ऐसे बुखार भी होते हैं जिसके बाद मैदे के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ये भी आपने देखा होगा और बड़े ही संगीन किस्म के होते हैं कि दिल डूब रहा है, ये वाले मामलात लोग ये लफ्ज़ बोलते हैं, बाकायदा ये जुमला बोलते हैं कि दिल डूब रहा है, घबराहट हो रही है। तो ये सब चीज़ें आपने बतानी है और खाने से हम इलाज के बारे में बताएंगे, फिर हर्बल दवाएं जो भी हैं उसके बारे में भी बताइएगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब हम अपनी शेफ को भी यहाँ पर आपसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और इनको वेलकम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक हैं। और ये मैदे के हवाले से जो है आपने भी कुछ कहना है, कोई सवाल है आपका? बहुत, क्योंकि मैं कल खुद डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ। मेरे मैदे में बहुत तकलीफ थी 3-4 दिन से ना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी और यहाँ इस जगह ऐसा लगता था कि जैसे कोई गोला सा रखा हुआ है और वॉमिटिंग भी महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब थी मेरी। अच्छा, तो डॉक्टर ने आपको डायग्नोज कर लिया क्या इशू है? हाँ, उन्होंने यही कहा कि मैदा आपका ख़राब है, डिस्टर्ब है और एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। ये आजकल कोई वबा फैल गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम चेंज हुआ है उसकी वजह से जो कुछ है ये लोगों को हो रहा है और बड़ा टाइम टेकिंग होता है। अल्लाह करे आपके साथ अच्छा, और इसमें क्या होता है, मुझे जो फील हुआ कि भूख लगती है और जब भूख लगती है तो ऐसा लगता है पूरा कट रहा है यहाँ से ना। अच्छा। और जब आप खा लेते हैं तो फिर वॉमिटिंग फील होती है और यहाँ पेन हो रहा होता है। मेरे साथ ये हो रहा था। अच्छा, तो आपकी दवा से आपको फर्क पड़ा? कल से स्टार्ट की है, रात से मैंने। तो कुछ फर्क पड़ा? हाँ, आज जरा तबीयत बेहतर है। कल तो मैं बहुत ज्यादा डल थी यहाँ पे ना। आपने देखा कल बात भी मैंने ज्यादा नहीं की, कल बहुत ज्यादा। मुझे तो नहीं लगी डल, अब खैर आप होंगी डल। अच्छा खैर, तो ये आज हम मैदे को फोकस कर रहे हैं और उसके साथ साथ क्योंकि मैंने बादशाह के हवाले से कहानी सुनाई और इक्तबास पढ़ा तो पता नहीं कैसे इनको पता चला और इन्होंने भी जो चिकन बना रही है उसका नाम क्या है? आला किंग। चिकन आला किंग बना रही है ये। और ये कहाँ, किसी रेस्टोरेंट में फॉलो होती है? ये रेस्टोरेंट में, चाइनीज रेस्टोरेंट में मिलती है ये। आला किंग भी होती है और एक चिकन अलका लीव होती है, आला किंग होती है, ये सारी रेसिपीज हैं। अच्छा, खाने बनाने वालों को बहुत कहा जाता है कि जी आप लोगों की वजह से सारा कुछ ख़राब हो रहा है, क्योंकि स्पाइसेस डालना या खाने में ऐसी चीज़ें डालना या फिर उसको अनहाइजीनिक तरीके से पकाना, वो भी रीजंस हो जाते हैं ना। मैं जो कुकिंग करती हूँ, आपने देखा है मेरे मसाले बहुत नहीं, मैं आप जनरल बात नहीं, मैं जनरल बात कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि जो भी इंसान प्रोफेशनली तौर पे कर रहा होगा ना काम, उसको एक हाइजीन का पता होगा कि आपको किस तरह क्या चीज़ सब्जियां धो के यूज़ करनी है। अगर चिकन हमने कटिंग बोर्ड पे काट रहे हैं तो उसका कटिंग बोर्ड अलग होता है, अगर नहीं है तो आप उसको वॉश करके फिर उस पर सब्जियां काटें। तो अगर लोग मिला जुला के नहीं सब काम कर रहे होते तो इसके जर्म्स जो है वो सब्जियों में चले जाते हैं। उस तरह से भी आपकी तबीयत खराब होती है। हाथ नहीं धोते, गोश्त काटते हैं तो हाथ नहीं वॉश करते अपने। तो ये सारी इन सब छोटी छोटी हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है आपको अपने किचन में भी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप इसकी रेसिपी हमें थोड़ी देर में बता दीजिएगा। हमारे साथ कॉलर हैं, उनकी हम बात यहाँ पर शेयर करते हैं, उनका सवाल भी शेयर करते हैं। और आपसे शाह नज़ीर साहब, पिछली जो कॉलर थी उन्होंने भी जो सवाल किया था उसके बारे में भी आपने बताना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं फिदा मोहम्मद बोल रहा हूँ अब्बाटाबाद से। जी जी, खुश आमदेद आपको कहते हैं अपने प्रोग्राम में, फरमाइए। बड़ी मेहरबानी। जो हर्ब स्पेशलिस्ट है नज़ीर साहब, इनसे उनसे मैदे के हवाले से पूछना चाह रहा था। जी जी, हर्बलिस्ट है हमारे। जी जी, मैंने पूछना ये है कि हर्ब्स के हवाले से, क्योंकि मैदे की खराबी या लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख न लगना, लिवर के अमराज की वजह से भी होता है। जब ALT लेवल या SGPT वगैरह हाई हो तो लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या ये जो सलीम आयरीन है या मिल्क कैसल है या इसके अलावा और कौन सी अच्छी चीज़ है? क्योंकि हमारे यहाँ आजकल एडल्ट्रेटेड फूड है, खाने खालस नहीं है, AFC, KFC, ब्रोस्ट वगैरह। ठीक है। तो ये खा के बंदे के ऊपर जो लिवर का लोड
भी इंक्रीज होता है, उससे मैदा भी खराब हो जाता है और भूख का लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है। तो लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, जो कि मैदे के लिए, आंतों के लिए भी जरूरी है, उसके लिए कोई अच्छी सी हर्ब्स के हवाले से बता दें। बिल्कुल बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। अच्छा, पिछली जो कॉलर थी उन्होंने भी अपने हवाले से पूछा, आपने उनके रीजंस तो बता दिए थे। जी बिल्कुल। अब जरा सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। देखिए, उसके सोल्यूशन के लिए यह है कि एक बूटी आती है रेवन खताई। रेवन खताई। अच्छा। रेवन खताई को पाउडर बना लें, इसकी 2 चुटकी 1 गिलास पानी में डालें और 1 चाय वाला चम्मच इसबगोल छिलका वो इसमें मिक्स कर लें। 1 गिलास पानी में मिक्स करके वो दिन में 2 बार पिएं, सुबह शाम। सिर्फ 5 दिन पिएं और इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा, 5 दिन पीने के बाद? ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है वैसे। रेवन खताई। अच्छा, ये घर पे जैसे नान खताई होती है उससे याद रखिए, रेवन खताई ये आपने बस करनी है। बिल्कुल, ये हल हो जाएगा इनका। ये जो लूज मोशन इनको शुरू हो जाते हैं, अगर इनको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, एक चटनी बनती है उससे, उसको तिम्बर कहते हैं और यहाँ कराची में उसे कबाबा कहते हैं। अच्छा। ये मुख्तलिफ रेसिपीज में भी डलती है। इससे पाउडर बना लें। पाउडर बना के आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम खाना खाने के बाद लें। ठीक है। ये हर किस्म के लूज मोशन को रोकती है। ठीक है, ठीक है। और ये जो अभी हमारे फिदा साहब ने कॉल की थी, इनका जवाब आपने बताना है, लेकिन याहिया साहब की भी कॉल है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यकीन करें जिस तरह आप इक़्तिबास पढ़ती हैं, आपको तो मेरे ख्याल में अवार्ड मिलना चाहिए। नो डाउट, यकीन करें इतनी फ्लुएंटली पढ़ती हैं आजकल, उर्दू इतनी फ्लुएंटली कोई पढ़ नहीं सकता। और जिस आपका जो उतार चढ़ाव आवाज का, दैट इज इनक्रेडिबल। और इतनी छोटी सी आपकी इक़्तिबास होता है, लेकिन दिल पे वो इतना लगता है जाके, रियली मतलब इसका कोई जो इक़्तिबास मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगे, जिससे मैं बहुत मुतासिर हूँ, मैं वही आप लोगों को सुनाती हूँ, क्योंकि चॉइसेस तो हमारे पास काफी होती हैं। बिल्कुल। देखें, आपको मैं बताऊं कि ये चॉइस करना एक बहुत बड़ी बात। दूसरी बात है कि इतना सा मैसेज आपके पूरे सोचने पे आपको मजबूर कर देता है। हम दिन भर कितनी बेहुदा बातें करते हैं, कितनी बेफजूल बातें करते हैं, लेकिन एक काम की बात आपको कितनी आपकी सोच को, जैसे आपने एक इक़्तिबास सुनाया था उस दिन कि बच्चे वाला, वो बच्चा लेके खड़ा हुआ था और मदद मांग रहा था, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। यकीन करें मेरे दिल पे उसने इतना असर डाला कि मैंने अपनी जिंदगी में फैसला कर लिया कि कभी भी किसी को इससे टर्न डाउन नहीं करूंगा। ये एक थी बात। अच्छा, दूसरे सवाल, क्योंकि मैदे के हवाले से चल रहा है तो जाहिर मैदा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो मेरा थोड़ा सा मशवरा ये कि जो लोग मैदे पे ज्यादा जोर डालते हैं तो मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा अपने मैदे को अगर आपको अच्छा रखना है तो अपने खाने को उतना हद तक रखें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये कि देखिए, हम लोग जब रात को शादियों से आते हैं, खाने खा के बड़े हैवी किस्म के आते ही सो जाते हैं, लेट जाते हैं, एक तो स्ट्रेस रात खराब होते हैं। बाद में हमारे पास जो सोल्यूशन होते हैं, सिट्रिक सोडा या कुछ इस टाइप की चीज पी लेते हैं। मुझे तो इनसे पूछना है, अगर हम लोग ओवरडाइट कर जाएं, जो कि हम करते हैं, तो हमें फौरी रिलीफ के लिए हम क्या ऐसी चीज लोग जो आप बता सकें? थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे याया साहब ने अच्छी तरफ निशानदही की। एक तो मैं उन तमाम लोगों से जो मेज़बान होते हैं, ये मेरी इल्तमास है कि जब आपके घर कोई आए तो ज़रूरी नहीं कि वो कोल्ड ड्रिंक पीकर ही जाए। अगर कोई नहीं पीता तो उसे छोड़ दें कि नहीं पीता भाई, इसमें कोई मेहमान नवाजी में कमी नहीं हो जाएगी। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब ज़रा बता दीजिए। जी नुसरत, इसमें जिस तरीके से पहले की कॉलर थे फिदा साहब जी, उन्होंने कहा कि कुछ ग़िज़ाएँ खाने से, मुर्गन ग़िज़ाएँ खाने से उनका ALT और एसिडिटी बढ़ जाता है। ठीक है, ये जिगर का हीटअप होता है। हाँ। और इसको कंट्रोल करने के लिए, जिगर मैदे मसाने की गर्मी को ख़त्म करने के लिए आप सौंफ, हर घर में मौजूद होती है, सौंफ 1 चम्मच और आलू बुखारा 4 अदद 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। अच्छा। 1 टाइम रोजाना पीना, 21 दिन तक पीना। 21 दिन के बाद आप अपना ALT चेक करवाएं, SGBT चेक करवाएं, आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। अच्छा, और मैंने सुना था, पता नहीं सही है या गलत है, आप बताइए, कि ये सर्दा या गर्मा खाने से भी कुछ लिवर के, पता नहीं सर्दा खाना होता है या गर्मा खाना होता है, इससे भी कुछ लिवर के जो मामलात हैं वो बेहतर होते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल, इसमें होते हैं। ये इसमें सर्दे से होते हैं या गर्मे से होते हैं? दोनों से होते हैं। दोनों से एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों पेशाब आवर होती हैं। अच्छा, ठीक है। इसमें तकरीबन 90% पानी होता है। अच्छा, तो इस वजह से इनका फायदा है। अगर आपको जिगर का प्रॉब्लम हुआ है, जिगर का प्रॉब्लम हुआ है, या आपको यूरिन में बर्निंग की प्रॉब्लम हुई है, या किडनीज की प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें आप ये अब आने भी वाला है ना सर्दा गर्मा? बिल्कुल आने वाला है, आने वाला है ना। हाँ, तो अब आप उसे जरूर खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, वैसे भी जो मौसम का फल होता है मेरे ख्याल में वो आपके अंदर काफी पॉजिटिव चीजें लेकर आता है। नहीं, मौसम का फल तो हर टाइप का खाना चाहिए,
क्योंकि इसमें आपके काफ़ी मिनरल्स पूरी होती हैं, काफ़ी विटामिन्स पूरे होते हैं। अच्छा, एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद याहिया साहब ने जो बात कही थी उसका जवाब हम बाद में ही लेंगे कि हम ये सोचते हैं कि बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ खा ली और बस ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी लो तो सारा कुछ जो है ना वो आपका ईजी हो जाएगा। ये कितना सही है? और अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं तो क्या ग्रीन टी या इस तरह का कोई मशरूब पीना चाहिए ताकि आपको फौरी रिलीफ मिले और जब आप सुबह उठें तो हशाश बशाश हो, बजाय इसके कि सुबह अजीब सी फीलिंग हो रही हो कि सब कुछ भरा भरा भारी भारी लग रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी शेफ़ हमारे साथ मौजूद है जो कि आज चिकन आला किंग बना रही हैं, आला किंग बना रही हैं। और शाहनज़ीर साहब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। याहिया साहब का सवाल था कि जी क्या हैवी खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से हाजमा हो जाता है, बेहतर हो जाता है? नहीं हो जाता है, उसमें थोड़ी देर के लिए आपको एक रिलीफ सा मिल जाता है और बाद में फिर इसकी तलब होने लग जाती है और बल्कि इसके बाद प्यास भी बहुत लगती है। प्यास भी बहुत लगती है। दूसरा ये है कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है, बॉडी में ये स्वेलिंग पैदा करती है। अच्छा। तो कोशिश किया करें कि आप उसकी जगह आप इसबगोल छिलका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के रात को सोते वक्त पी लिया करें। अच्छा। सोने से कम 15-20 मिनट पहले। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सुबह निहार मुँह पी लिया करें। तो इंशाल्लाह पूरे दिन का ये जो जितने भी आपकी गैसेस वगैरह होंगे ये सब खत्म होंगे, मैदे की तेजाबियत भी खत्म होगी और मुंह का जायका बेहतर हो जाएगा उनका। अगर अक्सर लोगों को आपने देखा होगा खाना खाने के बाद या सेम टाइम किसी भी वक्त ऐसे सीने पे बोझ पड़ना शुरू हो जाता है, तो सीने पे बोझ हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, तो आप 2 दाने लहसुन के जवे, अच्छा, उसे कुचल के, देसी लहसुन के, ठीक है, उसे कुचल के रोटी में लपेट के खा लें आप देखेंगे 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आपके ये जो सीने पे बोझ पड़ रहा है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आप अपनी तमाम चीज़ें एक दफ़ा देख लीजिए, इसके बारे में मैं आपसे आके पूछती हूँ। और हमारे साथ हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर फहद खान जो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और जनरल फिजिशियन है। आपको भी वेलकम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और इनसे भी आप सवाल कर सकते हैं। साथ में हमारे साथ कॉलर भी हैं आबिद साहब, उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। इतना प्यारा सेट आज न्यूज का, क्या बात है। आज इतना मैंने देखा है, काफी जबरदस्त तरीके से आपका सेट बन गया है। अच्छा, चले, थैंक यू सो मच। सेट डिपार्टमेंट तक हम आपकी बातें पहुंचा देंगे। कलर बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये ग्रीन कलर की वजह से थोड़ा सा चेंज आपको ज्यादा लगा होगा क्योंकि पिछले दिनों मैचेस और वो एक थीम थी, तो हमारे ग्रीन कारपेट जो है वो यहाँ पर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप शाहनज़ीर साहब से जरूर कोई बात करना चाहते हैं, मुझे पता है आप बहुत फैन है उनके। शाहनज़ीर साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब कैसे हैं आप? उनकी तरफ आ जाते हैं। सलाम, आप ठीक हैं, खैरियत से? आज साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं किचन में खड़े हुए। जी बहुत शुक्रिया आपका। प्यारे लग रहे हैं और प्यारी चीजें और टोटके भी बताने वाले हैं। आपका कोई सवाल है? हाँ, ये है कि शाह साहब मेरे मैदे के अंदर काफी एसिडिटी रहती है, ज़ाहिर मैं स्मोकिंग भी करता हूँ और काफी जलन रहती है। इसके लिए कोई ऐसी चीज बताएं जो पानी तो मैं बहुत पीता हूँ लेकिन ये है कि इसका एसिडिटी कम हो जाए, खत्म हो जाए। एसिडिटी रहती है, ठीक है, एसिडिटी रहती है। अच्छा, दूसरी चीज है कि रात के टाइम पे इनको खराटे तो नहीं आते? भाई आप चले गए यहाँ हैं, खराटों वाला सवाल रह गया, कोई बात नहीं। आपको पता होगा मेरे ख्याल में ये आपके पेशेंट हैं, है ना? हाँ, पेशेंट तो है लेकिन याद नहीं रहता, वो शक्ल से याद रहते हैं मुझे। अच्छा, नाम से इतना याद नहीं रहता। दिमाग पे जोर दीजिएगा, शायद खराटे आते हो। ओके, इसलिए मैं पूछ रहा था इनसे। अच्छा। क्योंकि मेरा दिमाग गया था उस साइड पे। तो उसके लिए इनको चाहिए कि अर्क सौंफ का अर्क आधा कप खाना खाने के बाद पी लिया करें। ठीक है, उसी टाइम पे इनको आराम मिल जाएगा। ठीक है, उसी वक्त एसिडिटी का? जी बिल्कुल, तेजाबियत। वैसे ये है कि जो मैंने रेवन चीनी वाला नुस्खा बताया वो एसिडिटी भी दूर करती है और एच पैलोरी के बैक्टीरिया को भी खत्म करती है। ठीक है, रेवन चीनी की 2 चुटकी और 1 चम्मच इसबगोल छिलका पानी में मिला के दिन में 2 बार पिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वैसे ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर फहद, ये बड़ा हर्बलिस्ट जो है उनके लिए तो इजी है ना कि ये चीज़ बताई वो चीज़ बताई। डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े ही स्पेसिफिक हो जाते हैं कि अल्सर है तो अलग चीज़ बतानी है, दर्द है तो अलग बताना है, जलन हो रही है तो अलग, अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो अलग। लेकिन आजकल ये गैस्ट्रो ही, मैं तो कहूँगी गैस्ट्रो से रिलेटेड ही वबा है एक तरह की जो हर किसी को हो रही है। बिल्कुल, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया।
और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा जो लोग हैं वो एच पाइलरी के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं। ये अब हो गया, ये एच पाइलरी आया है कोई रीसेंट? नहीं, एच पाइलरी कोई नया बैक्टीरिया नहीं है। अच्छा। ये बहुत पुराना बैक्टीरिया है। अच्छा। और तमाम सामीन के लिए एक जनरल नॉलेज भी है कि 1982 में ये बैक्टीरिया जो है दरियाफ्त हुआ था सबसे पहले। अच्छा। और चूँकि वक्त और ज़िंदगी इतनी फ़ास्ट हो गई है कि हम तमाम लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में और अपने कामों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है गाय बगाए जो है बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह से जो है डॉक्टर्स के पास ऐसे पेशेंट्स की शरह जो है वो रोज़ाना जो है बढ़ती जाती है। अक्सर मरीज़ जो हैं वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब जो है हमें भूख तो बहुत लगती है लेकिन चंद लुकमे जो हैं वो लेते हैं और उसके बाद पेट हमारा भर जाता है। या इवन कि हमें जो है नॉजिएटिंग फीलिंग होती है या उल्टियाँ आ रही होती हैं, पेट में दर्द होता है और साथ साथ ये है कि वज़न में भी कमी आ रही होती है। तो उसके बाद ये है कि डॉक्टर्स जो हैं अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ को लाते हुए मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं। और आजकल तो डॉक्टर्स का सबसे फेवरेट टेस्ट जो है वो एच पाइलरी टेस्ट होता है। और यकीन करें कि आजकल की जो लैब्स हैं, जितनी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उसमें इतनी सेंसिटिव मटेरियल है नहीं, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है हर किसी में, इवन कि आप में और मुझ में अगर और डॉक्टर साहब में भी अगर टेस्ट करवाएंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं, आपने एक अच्छी हिस्ट्री ली है। मतलब वो है सब में, वो सब में मौजूद होता है नेचुरली। प्रॉब्लम किसी किसी को कर जी रहा है। अब ये सवाल आता है कि ये आया कहाँ से बैक्टीरिया? नहीं, और प्रॉब्लम जब है सब में, मुझ में भी है, आप में भी है, इनमें भी है, तो सिर्फ शेफ को ही क्यों परेशान कर रहा है? उन्होंने कहा कि जी मेरे मेदे में दर्द हो रहा है, तो सिर्फ उन्हीं को क्यों परेशान कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। उसका जवाब ये है कि मुख्तलिफ फैक्टर्स इसमें होते हैं। हर किसी में ये मेजॉरिटी जितनी पॉपुलेशन है उसमें मौजूद है ये बैक्टीरिया, लेकिन ऐसे अफराद जिनको या तो मोटापा है नंबर 1, या ऐसे लोग जिनको कोई और डिज़ीज़ साइड बाय साइड चल रही है तो उसमें ये बैक्टीरिया अपना असर दिखाता है और जिसकी वजह से ये तमाम आसार जो हैं वो नमूदार होते हैं। तो हामला ख़वातीन में भी ये बहुत कॉमन है। अच्छा। जी, हामला ख़वातीन हो गई, दमे के अमराज के मरीज़ हो गए, या इवन कि जिन लोगों में जो हैं दिल के मसले होते हैं उसमें भी ये बहुत कॉमन होता है। तो इसको बेसिकली एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ मुदाफ़ियती अमल जो है बहुत कमज़ोर है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक कॉलर हैं, उसके बाद शाह नज़ीर साहब ने कुछ और चीज़ें बतानी है, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल का जवाब ज़रूर चाहूँगी कि डॉक्टर्स के पास जो लोग जा रहे हैं माजरत के साथ, वो टेस्ट पे टेस्ट करा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स पे एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, इसका रीज़न मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सवाल आपने याद रखना है। शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, मेरी भी 2 क्वेश्चन हैं। आपका टॉपिक आज का बहुत अच्छा है। एक तो मैं डॉक्टर फाज से क्वेश्चन करूंगी अपनी मदर का जिससे रिलेटेड। मेरी मदर के 2 हर्नी के सीजर हो चुके हैं, ठीक है, तो लेकिन उसके बावजूद अभी जो लास्ट सीजर हुआ है उसमें जो कहते हैं कि वो जाली डाल दी है, उसके बाद ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी जो लास्ट सीजर हुआ है उसको भी तकरीबन 1 साल हो गया है। अच्छा। लेकिन हर 2 से 3 महीने बाद जो है मेरी मदर को वो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो मुझे डॉक्टर फाज से पूछना है, वो मतलब मंथली चेकअप भी कराती है, उन्होंने बोला ऐसा होगा, अब कुछ ऐसा नहीं है, दर्द के लिए वो टैबलेट देते हैं, तो क्या इसका कोई फाइनल वो रिजल्ट नहीं है? ये दर्द उनकी मतलब जो होते रहते बहुत सीवियर होता है उनका, चाहे 1 या 2 दिन हो, ठीक है, दूसरा उनको क्या एहतियात ऐसी करनी चाहिए या खाने में ग़िज़ा में ऐसा क्या लेना चाहिए कि वो ये सब चीजें मतलब ना हो, जो जिनको आसानी से हजम हो जाए? वैसे तो वो बहुत एहतियात करती हैं, सब चीजें नहीं खाती, चने की दाल वगैरह सब चीजें, लेकिन आप मुझे बताइएगा क्या फाइनल इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है और क्या ये जाली डालने के बाद भी दोबारा हर्निया हो जाता है? दूसरा मेरा डॉक्टर शाह नज़ीर से क्वेश्चन है। हाँ, और बल्कि इस सवाल के जवाब भी हम शाह नज़ीर साहब से भी लेंगे। जी कीजिए शाह नज़ीर साहब से सवाल। मेरी फैमिली जो है, मेरी जो इस साल में जो है वो मतलब उनका इतना मैदा कमजोर है कि अगर वो बाहर की कोई भी चीज खा लें तो उनको जरूर कुछ ना कुछ वो आके उनको हो जाता है वोमिटिंग एंड मोशन वगैरह। तो मैं ये कहती हूँ वो इतना सेंसिटिव, मतलब कुछ भी इवन समोसा भी खा लेना तो मेरे अलावा मुझको छोड़ के, तो ऐसा क्यों है? आप तो बाहर से आई है ना। हाँ। मतलब जो कुछ खा लिया सब हजम। तो मुझे ये पूछना, जैसे मेरे हस्बैंड भी इंक्लूडिंग माय हस्बैंड के, वो भी अगर कुछ खा लें तो उनको भी ऐसा ही होता है। मेरे बच्चे भी दोनों अगर बाहर से कुछ तो उन्होंने बचपन से इतना खाया नहीं होगा ना बाहर से, तो यही उनके इम्यून सिस्टम उसी तरह से होगा। आपका दिल चाहता है कि बाहर डाइन आउट करें, कुछ करें, तो वही रीजन होता है कि आपके हस्बैंड के पास अच्छा मौका मिल गया उनको, तो वो तो कह सकते हैं आराम से, भाई बेगम मेरी तो तबीयत खराब हो जाती है, क्या करें, है ना। कहाँ गई शाजिया? चली गई। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ मिसेस तारिक, आप बताइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
मैंने शाहनज़ीर साहब से करना था। मेरी बेटी सवाल है, जी कीजिए। बेटी है, वो 15 साल की है माशाल्लाह। उनके ना आजकल 1 हफ्ते से उनके पेट में भी दर्द हो रहा है। बेटे हैं आपके? हाँ जी, बेटा है आपका? बेटी है 15 साल की। अच्छा, ठीक है। और उनके पेट में 1 हफ्ते से तकरीबन दर्द हो रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर्स के पास लेके गए तो वो कहते हैं इनके मैदे का मसला है। अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं आया, लेकिन अब भी उसे इतनी शदीद तकलीफ है कि टेस्ट होने के बावजूद भी कुछ समझ नहीं आ रही क्या मसला है। और जब खाना खा लेती हैं तो उस वक्त ज्यादा दर्द होता है। ये एच पाइलोरी ही है लग रहा है आपको? बिल्कुल। इसके अलावा भी हाँ जी हाँ, उसके बाद फिर इस तरह होता है और इतना शदीद होता है कि एकदम झटके से। अच्छा, वो डॉक्टर साहब ने अभी कुछ बातें की थी, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ, एच पाइलोरी का टेस्ट कराया है? एच पाइलोरी का टेस्ट करवाया है। एच पाइलोरी का टेस्ट करवाया आपने? नहीं, वो सिर्फ उन्होंने अल्ट्रासाउंड ही किया है। हाँ। जी, इसके लिए जो है मेरी तो राय यही रहेगी कि इनको जो है खून का जो है एच पाइलोरी का टेस्ट और स्टूल एच पाइलोरी टेस्ट, ये 2 टेस्ट करवाएं। और अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो ज़्यादातर केसेस में, मैंने पहले ही अर्ज़ किया था प्रोग्राम के शुरू में, कि वो तमाम लोग जिनको पेट के अमराज होते हैं और दर्द ज़्यादातर होता है, तो उस केस में अल्ट्रासाउंड जो है आपको ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव मिलेगा। तो उसके लिए ये टेस्ट जो है खून का या स्टूल टेस्ट जो है वो करवाना पड़ता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके तहत जो है डॉक्टर्स अपनी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये आपको ये बात भी समझ आई होगी। और शाहनज़ीर साहब से भी हम पूछ लेते हैं, क्योंकि एच पाइलोरी का जिक्र इन्होंने भी शुरुआत में ही कर दिया था। तो अब आपने हमें इस वक्त क्या बनाना बता रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं होम रेमेडी से पेट कम करने का, पेट कम करने का अच्छा, और कॉन्स्टिपेशन दूर करने का, गैसेस वगैरह हो उससे भी खत्म करती पेट का दर्द, फालतू कोलेस्ट्रॉल हो उससे भी खत्म करती है, पेट का दर्द हो, गैसेस हो, इन चीज़ों को भी खत्म करेगी। ठीक है। और एक्टिव भी करेगी और भूख लगेगी उनको। ठीक है। जैसे भूख मर जाती है ना, तो इसमें भूख लगेगी, जो भी खाएंगे वो जुद हजम भी होगा। ये अगर थोड़ा सा तवील है तो हम ब्रेक के बाद शेयर करें? जी बिल्कुल। ठीक है, ब्रेक के बाद हम ऐसी चीज शेयर करने वाले हैं। अच्छा, हम तो मैदे के दर्द की बात कर रहे थे, लेकिन ये पेट भी कम हो जाएगा इसमें। तो अब तो आपको सारे दर्द भूल गए होंगे जब पेट कम करने की बात आए। तो पेट कम होगा, गैसेस वगैरह अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म हो जाएगा, पेट का दर्द भी खत्म हो जाएगा। और ये तमाम चीज़ों के लिए जो यहाँ मशरूब बनने जा रहा है या जो कहवा बन रहा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ाहद मौजूद हैं, हमारी शेफ़ मौजूद हैं और हम लोग और कॉलर भी मौजूद है। कॉलर से हम बात करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम कहवा बना रहे हैं। जी, कहवा बना के, ठीक है, कहवा बना के दिखाएंगे, रेसिपी भी शेयर करनी है। डॉक्टर साहब को भी मैंने इतने सवाल दे दिए हैं, उसके जवाब उनसे चाहिए, लेकिन पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी मैं ठीक ठाक। और हमारे साथ हैं मैं मिसेस परवेज बात कर रही हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं क्या बताऊँ नुसरत, बहुत ही ज़बरदस्त शो और जो आपके टॉपिक और जो आज का जो खास टॉपिक प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। थैंक यू। क्योंकि मैं समझती हूँ आज डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं और शाहनज़ीर साहब भी, तो शाहनज़ीर साहब से भी मैंने बात करनी है, अपनी बेटी के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कीजिए। तो ये मुझे, अस्सलाम वालेकुम शाहनज़ीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, एक तो मुझे आपसे 2 मसले हैं मेरी बेटी के साथ जो कि मैं समझती हूँ मुझे तो बड़े ही लग रहे हैं। क्योंकि एक तो उसका मसला, पहले तो उसका है रसोली का, जो पानी वाली रसोली है, उसके लिए आपने एक चैनल पे एक बताया था, होम रेमेडी बताई थी आपने, कुछ धाग की लकड़ी और मिश्री वगैरह, तो उसको ज़रा रिपीट कर दीजिएगा कि वो किस तरह कितनी लेनी है। और दूसरा उसका मसला जो है वो बालों का है। मेरी बेटी के माशाल्लाह से जो 20-22 साल की है, बाल काफ़ी लंबे हैं, लेकिन अभी उनके बालों में फंगस नुमा कुछ इस तरह की चीज़ पैदा हो गई है, तो जिससे बाल उनके काफ़ी झड़ रहे हैं। तो उसके लिए मुझे पूछना है शाह साहब से। ठीक है, ये सवालों के जवाब हम आपको थोड़ी देर में देंगे, ठीक है, क्योंकि मैदे के हवाले से हम बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। और ये जो 2 सवाल हैं इसके जवाब आप इनको दे दीजिएगा। पहले ये कहवा जो है बड़ी देर से पेंडिंग है, इसको तो कंप्लीट कीजिए। जी, कहवा पेट हो, जैसे पेट हो, वर्म हो, सूजन हो, पेट निकला हुआ हो, पेट यूँ नीचे लटका हुआ हो, कुछ भी खाते हैं मैदे में जलन शुरू हो जाती है, मुंह का जायका बिल्कुल ख़राब हुआ होता है, और इसके अलावा कभी कभी मैदे में दर्द भी रहने लग जाता है, इसमें चुभन सी होती है, यूँ लगता है जैसे पेट में आग लगी हुई है, ऐसा महसूस होता है, पेट गर्म रहता है। उसके लिए क्या क्या करेंगे? उसके लिए ये सौंफ, अजवाइन, इलायची जी, और ये छोटी हर्ड। अच्छा, ठीक है, बहुत गौर से देख रही हैं आप शेफ। हाँ, अच्छा, ये सौंफ है। ठीक है, सौंफ तकरीबन 1 चम्मच के बराबर। ठीक है, पानी कम से कम 1/4 कप पानी में डाल लें। 1/4 कप पानी। जी,
और आधी चाय वाली चम्मच अजवाइन डाल दीजिएगा जी। आधी चाय वाली चम्मच जी। अजवाइन डाल दी, पहले सौंफ डाली, फिर अजवाइन डाली, फिर इसमें 2-4 इलायचियाँ डाल दी। वैसे ही? जी हाँ, इसी तरह डाल देनी है। ठीक है। और 2 दाने इस काली हड़ के डालने। ठीक है। और इसे कितनी देर पकाना है? इसे एक जोश दे देना। एक जोश देना है, और जोश के बाद ये कप में आ जाएगा और फिर आप होश से इसको पी लीजिएगा, है ना? बिल्कुल। ये कितनी दफा पीना है दिन में? ये रोजाना एक टाइम रात को पीना है। ठीक है, खाने वाने के बाद फ्री होके। 1 महीना 40 दिन पी के देखें और फिर उसके बाद आप अपना पेट नापें, आपको काफी फर्क मिलेगा। ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ रखिए, मैं रेसिपी भी पूछ लूंगी इनसे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं मिसेस हबीबा शाहिद। जी जी, वेलकम टू कैसी हैं नुसरत आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पहचान लिया मुझे? मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। बिल्कुल पहचान लिया। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी। मेरा वही प्रॉब्लम है कि 6 मंथ्स आपको पता है स्टार्ट हुआ हुआ है। अच्छा, तो वो मैदे में इस कदर तकलीफ होती है ना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मतलब जिस दिन मैं हरी मिर्च खा लूँ। अच्छा, आपने अपने गायनी से या डॉक्टर से कुछ पूछा? उन्होंने मुझे कहा कि हरी मिर्च ना खाएं, और आपको पता है इस कंडीशन में वैसे ही बड़ा दिल करता है हरी मिर्च खाने को। अच्छा, ठीक है, ठीक और है। दूसरा एक और मेरा प्रॉब्लम था जी। एक तो ये रेसिपी दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फोन पर थी ना ऑनलाइन। ठीक है। तो मुझे अभी मिस हो गई है ना। सही है। तो इसको काइंडली दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। दूसरा ये कि वो मैंने आपको अपनी बेटी का बताया था ना जी, कि वो काफी हेल्दी है ना। हाँ 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 हाँ। ईमान का बताया था मैंने। तो जी, 12 साल की है शायद। जी जी, 12 साल की। हाँ। जिनके बाबा उनको हर चीज ला के दे देते हैं ना। 50 kgs बताया था आपने। हाँ जी, 55 kg। अच्छा। उसका भी पेट ना बहुत बढ़ता जा रहा है। हाँ, वो खाना कम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ना एहतियात करनी पड़ेगी इसके लिए। तो ये एक ये भी मेरा और थोड़ी एक्टिविटी रखें, कहीं पार्क जाएं, वॉक करें, खुद भी वॉक करें। हाँ, उससे भी फायदा होगा। खैर, हमारे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। इनके सवाल आपने याद रखने। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, हकीम साहब से मालूम करना था, एक तो मैदे के बारे में भी उनसे पूछना था, और एक दफ़ा आप ही के प्रोग्राम में शायद उन्होंने बताया था मुझे है ना एलर्जी हैगी, डस्ट एलर्जी, तो मुझे सांस का भी हो ही जाता है। तो डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा मुनक्की का बताया था, काली मिर्च 21 दिन खाने को। तो अगर मुझे वो प्लीज़ अगर वो सही से ज़रा रिपीट कर दें हकीम साहब के उन्होंने क्या बताया था क्या नहीं। और मैदे के ऊपर मुझे ये सवाल है कि मेरी बेटी है 15 साल की, वो कोई खाना खास तौर पे चावल जिस वक्त वो खाती है, जैसे चावल खाने के बाद उसके फौरन है ना मैदे पे तकलीफ उठ जाती है। ठीक है। और वो अक्सर इसी बात से बहुत ज्यादा परेशानी थी, खाना खा लिया पर अम्मी मेरे मैदे में तकलीफ हो रही है, अम्मी मेरे यहाँ तकलीफ हो रही है। तो प्लीज इसके बारे में 2 लड़कियां हैं 15 साल की जो अब तक हमारे पास कॉल्स आई हैं, अब मैं इस तरह से जवाब देंगे। हाँ, दो लड़कियां हैं जो 15 साल की हैं और दोनों के मैदे का ये, एक के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो चावल खाती है तो खुसूसी तौर पे होता है, और दूसरी का भी आपको यही बताया गया था ना, जिसके टेस्ट वगैरह अल्ट्रासाउंड हुए। इस वजह से भी होता है कि खानों के साथ आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स का यूज होता है ना, वो एसिड होता है और वो पेट में आता है। लोग समझ रहे होते हैं कि डाइजेस्ट होगा, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ आपकी रेसिपी हम शेयर कर लें, क्योंकि कॉलर्स भी माशाल्लाह काफी हैं और सवालात भी हमारे पास पेंडिंग है। अच्छा, मैं आज जो चिकन आला किंग बना रही हूँ उसके लिए मैंने चिकन लिया था बोनलेस जी, आधा किलो था, उसको मैंने बॉईल किया है साबित लाल मिर्चों से, और गार्लिक जिंजर पाउडर डाला है मैंने इसमें ½ टीस्पून। इसको डाल के आपने बॉईल कर लेना है। उसके साथ ही इसमें जाएंगी गाजर, एक छोटी ले ली थी मैंने, उसको स्क्वायर में काट लिया था। मटर थे ½ कप, वो इन दोनों को हम ब्लांच करके निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ मेरे पास शिमला मिर्च है, 1 अदद शिमला मिर्च छोटे साइज की ली थी, उसको भी क्यूब्स में कट कर लिया था। और प्याज है, इसके भी स्क्वायर्स हमने निकाल लिए थे। अच्छा, इसमें बटर जाएगा, पैन में बटर आप मेल्ट करेंगे, उसके साथ आप उसमें मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद आप मिल्क डालेंगे। मिल्क डालने के बाद आप उसमें चिकन ऐड करेंगे, सॉल्ट जाएगा, वाइट पेपर जाएगा, मस्टर्ड पाउडर जाएगा, ये 3 इसमें मसाले जो बस जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो वेजिटेबल्स होंगी ये इसमें ऐड होंगी, और 1 लेमन का जूस इसमें जाएगा। और आखिर में जो है वो 1 अंडा हम इसमें फेंट के और वो इसमें ऐड करेंगे। चलें ये देखते हैं कि कैसे, क्योंकि वो मुझे व्हाइट सॉस और ये वो क्रीम भी है क्या? नहीं, दूध है ये। ठीक है, तो वो सारी चीजों का एक मिक्सचर मेरे जहन में आ रहा है। अच्छा, और इसको सर्व जो है वो आप स्पैगेटीज के साथ भी कर सकते हैं, और बॉइल्ड या स्टीम वैसे राइस होते हैं उसके साथ भी आप। ठीक है, तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए, मैं वापस आपके पास आऊंगी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वहीद साहब, कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि मेरे मैदे में जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। हाँ जी।
और जुबान का कलर भी जो है वो चेंज, और मुंह का जायका सुबह उठते जो है ना वो बहुत खराब हुआ होता है, और होंठों पे जो है वो खुश्की सी जमी हुई होती है। तो इस हवाले से मैंने पूछना था कि इसका मतलब हकीम साहब इसका कोई अच्छा सा नुस्खा बता दें। ठीक है, हम ऑन एयर आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप भाई एक एक करके जो सवाल हैं वो जल्दी से हम जवाब दे देते। शाजिया ने कहा था कि 2 हर्नियाँ हुए, आपसे वो पूछ रही थी, और वो जाली लगा दी गई और 1 साल हो गया उसको भी, लेकिन हर महीने उनको अम्मी के पेट में दर्द होता है। वो बताइए। अच्छा, इस सवाल का जवाब ये है कि इस प्रोसीजर को हम कहते हैं मैश वर्किंग कहते हैं या हर्नियोग्राफी। ऐसे तमाम मरीज़ जिनका हर्निया का मसला होता है तो उसमें मैश वर्क लगा देते हैं ताकि जो आंतें बाहर निकल रही होंगी उनको बचाया जा सके। लेकिन ये प्रोसीजर जो है डिपेंड करता है कि कितना अच्छा सर्जन जो है इसको परफॉर्म कर रहा है। साथ साथ क्या उनको कोई डायबिटीज़ की शिकायत तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, क्योंकि ये तमाम अवामिल जो हैं उसको हीलिंग प्रोसेस में आसानी पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसा मरीज़ जिसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो अपनी दवाई अपने वक्त पे नहीं लेता, तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि मैश वर्क लगाएंगे तो उसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो हील अप नहीं होगा और दोबारा से उस जगह पे इन्फ्लेमेशन या आम ज़बान में उसको हम कहते हैं कि इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो ये उसका बिल्कुल बार बार जो है उसमें हो सकता है, और मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो डॉक्टर्स जो हैं वो करवाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है जब भी आप हर्नियोग्राफी या कोई और सर्जिकल प्रोसीजर करवाएं तो मंथली बेसिस पे जो है फॉलोअप करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि डॉक्टर्स जो हैं वो देख सकें कि क्या चेंजेस आ रही हैं। पाकिस्तानी पॉपुलेशन का मसला ये होता है कि एक दफ़ा जो है कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करवाते हैं तो उसके बाद वो भूल जाते हैं कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गए, मेंटेन नहीं कर पाते, फॉलोअप बहुत पुअर होता है, कंप्लाइंस का बहुत इश्यूज़ होते हैं। इस वजह से जो है ये मुख्तलिफ पेचीदगियाँ नज़र आती हैं और इस केस में भी यही प्रॉब्लम है। ग़िज़ा का उन्होंने कहा था, ग़िज़ा का क्या इस्तेमाल रखें कि उनकी वालदा के साथ ये प्रॉब्लम कम हो? देखिए, उसमें कोशिश करें कि आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त, बैंगन ये चीज़ें ना खाएँ। अच्छा। फलों में खरबूजा ना खाएँ। खरबूजा क्यों? खरबूजे में एसिडिटी ज़्यादा होती है। अच्छा। तो वो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, हम जो मना करते हैं इसमें। ठीक है। और ये बाकी चीज़ें इसलिए मना करते हैं कि वो गैसेस ना करें। कोशिश करें कि टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम ये खाया करें। सही। और हो सके तो 1 टिंडा ले लें और उतना ही पीस लौकी का काट लें, उसको छिलकों के साथ ही 4 पीस कर लें और उसे 5 गिलास पानी में पकाएं। इतना पकाएं कि 1 कप पानी रह जाए, उसका सूप निकल आए। अच्छा। वो 1 टाइम रोजाना पिया करें किसी भी वक्त। टिंडा और लौकी, टिंडा और लौकी, उससे ये अंदरूनी वर्म भी उसके दूर हो जाएंगे, दिमाग को भी ताकत देगी, एंजाइटी को भी ख़त्म करेगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों में एंजाइटी भी आ जाती है। एंजाइटी होती है, डिप्रेशन हो जाता है। सही, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये लेकिन लौकी के और भी बहुत फ़ायदे हैं, कहते हैं ना लौकी खानी भी बहुत चाहिए। बिल्कुल बहुत चाहिए, सुन्नत भी है। सुन्नत है, हाँ, उसके फ़ायदे बहुत हैं। आपका सवाल जो है वो लेंगे, एक आप मुझे थोड़ा सा मौका देंगी क्योंकि वो 2 लड़कियां जो 15 साल की हैं उनका आप बता दीजिए दोनों का। एक की वालदा ने कहा कि जी चावल खाती है तो खुसूसी तौर पे दर्द होता है, वरना दोनों का। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आजकल की जो नई रिसर्च आई है स्पेशली पाकिस्तान में और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, उसके में बहुत अजीब व गरीब जो है रिजल्ट्स आए हैं कि जो नई नौजवान नस्ल है उसमें जो है गर्ट के, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या गैस्ट्राइटिस या मैदे का वर्म होना, ये यंगस्टर्स में बढ़ता जा रहा है। इस केस में भी 15 साल की लड़कियां हैं, इसमें मसला ये है कि या तो चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, या बर्गर्स जो फास्ट फूड्स होते हैं जिसमें स्पाइसीनेस ज़्यादा होती है, उसके इस्तेमाल से क्या होता है कि कुदरत ने आपके मैदे को मुख्तलिफ परतों में जो है महफूज किया हुआ है, लेकिन इनकी ज़्यादती की वजह से क्या होता है ये प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं डैमेज होती हैं और उसके अंदर जो मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तेज़ाब होता है वो मज़ीद अल्सर कॉज करवाता है। अच्छा, इनको तो ख़त्म करें और उसके बाद सोल्यूशन आपने बताना है, लेकिन एक और कॉलर है, ब्रेक भी है। गफ्फार साहब अस्सलाम वालेकुम। गए? अच्छा, कॉलर जो है वो हमें दोबारा कॉल कीजिए। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। जो और सवालात हमसे किए हैं वो जो हमारी एक बहन ने कॉल किया जो प्रेगनेंसी है जिनकी, और अपनी बच्ची के बारे में भी कहा जो ओवरवेट है, उसका जवाब भी आपने देना है। और हमारे साथ और जो कॉलर थे वहीद साहब जो सुबह उठते हैं और ज़बान का टेस्ट ख़राब होता है, उनके भी हमने जवाब देने हैं। तमाम कॉलर्स के जवाब हमने देने हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि कुछ और मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है जो आपको और वैरायटी दे सकते हैं आपके मसले का, मैदे का, पेट का मसला है उसके हवाले से कौन कौन से हल हमारी सोसाइटी में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे तारुफ भी करवाते चलेंगे आपको। हमारे साथ शाह नज़ीर साहब ऑलरेडी मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर फ़ाहद ऑलरेडी मौजूद हैं और डॉक्टर फ़ाहद के बराबर में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। ऑक्यूपंक्चर के हवाले से एक बड़ा नाम है और न सिर्फ कराची में बल्कि मैं तो देखती हूँ इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर और शहरों में बहुत से लोग आपके पेशेंट्स हैं और बल्कि आपके फ़ैन्स हैं और वो रेकमेंड करते हैं दूसरे लोगों को भी एक्यूपंक्चर। और मैंने देखा भी है, खैर 2-3 मामलात में इनका ऑक्यूपंक्चर कितना बेहतरीन साबित हुआ है। कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं सर। और हमारी ज़िंदगियों में अब जहाँ बहुत से मामलात की बेतरतीबी है वहाँ अपने आप को फिट रखने का सबको बहुत शौक़ है। कुछ भी करेंगे जिम का वक्त तो निकाल ही लेंगे, है ना। डोले तो बन ही जाने चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन डोले बनने के साथ साथ या आपके मसल्स के साथ साथ आपका पेट भी फिट रहता है और आपका मैदा भी सही रहता है। उसके लिए तलहा हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो आज आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज से कैसे आप अपने बॉडी को फिट रखें या अपने मैदे को फिट रखें। और इसके लिए तो डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं, है ना। और जैसे एच पाइलरी का टॉपिक शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी एक ट्रीटमेंट ये भी है कि एरोबिक एक्सरसाइजेस वो बहुत अहम है, बायोफील्ड कहते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों का ये सवाल आता है कि हमारा मोटापा जो है हमारे जो है तेज़ाबियत का बायस बन रहा है। जैसे ही आपका मोटापा जो है कम होगा आपकी तेज़ाबियत कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन मोटापा कम कैसे करें, तो उसका जवाब ये है कि हफ्ते में 3 दफ़ा जो है वो जॉगिंग वॉकिंग जो है करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट लेस दैन 10 माइल्स। ठीक है, वो हम उनकी तरफ थ्रो करेंगे और वो फिर हमें सारी चीज़ें बताएंगे। डॉक्टर इरशाद, हमारे पास पहले से कुछ सवालात पेंडिंग हैं अपने पेशेंट्स के, तो आप लोग उस पर कॉमेंट करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि हमारी एक कॉलर थी जिन्होंने बताया कि वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है और उनके भी मैदे का इशू है और जब हरी मिर्च खाती हैं तो ज़्यादा हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैं ये छोड़ भी नहीं सकती अभी, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। इसका जवाब आप देंगे? जी, मेरी कोशिश होती है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन को जो है वो मेडिकेशन से दूर रखें। ठीक है, ठीक है। इनमें पानी का टेक ज़्यादा रखें और जिस तरीके से अभी मैंने स्टार्ट में कहा था कि 4 दाने आलू बुखारा और 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। अच्छा। या खाना खाने के बाद आप पी लें तो इसका भी रिजल्ट उन्हें विदिन 15 मिनट मिल जाएगा कि जो जलन हो रही है, गैसेज हो रही हैं, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी उनकी। ठीक है। और लेकिन कोशिश करें कि वो अपने कंसल्टेंट से प्राप्त है मेरे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए डॉक्टर इरशाद, इन्हीं नहीं, ये जो हमारी डियर कॉलर थी, इन्होंने एक और मसला बताया। इनकी बेटी है 12 साल की और उसके अब्बा बहुत प्यार करते हैं बच्ची से, हर तरह का खाना उसे ला के देते हैं और उसका वज़न हो गया 55 किलो। क्या ऑक्यूपंक्चर में ऐसी कोई चीज़ है कि बच्चों के हवाले से या उनके वेट के हवाले से, ये तो काफ़ी ओवर वेट है ना, 12 साल की बच्ची और 55 kg, कुछ हो सकता है? बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने और मेरे ख्याल जिस टॉपिक को मैं आखिरी में लाना चाहता था वो सबसे पहले आ गया। एक्चुअली स्टमक के रिलेशन से चूँकि आज टॉपिक है तो एक्यूपंक्चर जैसा कि पता है कि बड़ा कदीम चाइनीज़ इलाज है जिससे इलाज किया जाता है कुछ मुकाम पर सुइयाँ लगाकर। उसमें बजाय इसके कि मैं पेप्टिक अल्सर या दूसरी बातें करूँ, मैं पहले इस मोटापे को ले लेता हूँ। ये जब इल्म वेस्ट में पहुँचा 80s में तो वेस्ट ने इस पर बाकायदा रिसर्च शुरू कर दिया और फ्रेंच साइंटिस्ट ने एक नुक्ता है कान में, ओरिजिनली इट वाज देयर, दैट इज कॉल्ड स्टमक पॉइंट। स्टमक पॉइंट है उसका नाम ही है स्टमक पॉइंट। उन्होंने वहाँ पर एक प्लैटिनम का स्टड लगा दिया उस कान के अंदर, उस नुक्ते के ऊपर, और उस नुक्ते को उन्होंने देखा कि अगर उसको ऐसे हाथ रख के एक्टिवेट किया जाए, दे कॉल इट एक्टिवेट दिस पॉइंट, तो स्टमक स्टार्ट्स कंट्रैक्टिंग, श्रिंक हो जाता है, इट स्टार्ट्स श्रिंकिंग। अच्छा। तो वो उसमें क्या होगा कि 20 मिनट के बाद वो कहते हैं आप खाना खाइए तो ये स्टमक साइज इज प्रैक्टिकली रिड्यूस टू 1/3 और हाफ। योर कैलोरीज इनटेक कम हो गया क्योंकि आप अभी एक चपाती खाएंगे आपका भूख कम हो जाएगी। ठीक है, खाना ही नहीं खाया जाएगा, खाना ही नहीं खाया जाएगा, एक चपाती खाएंगे आपका पेट भर जाएगा। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि ऑड आवर्स में, जिस तरह से भी डिस्कस हो रहा था कि जिस वक्त भी भूख लगी खा लिया, लंच और डिनर के अलावा ऑड आवर्स में अगर आपको भूख लगती है तो आप इस पॉइंट को फिर एक्टिवेट कीजिए। वो हंगर पेन्स जो यहाँ से निकल कर ऊपर जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे, दे विल नॉट रीच द ब्रेन, वो यहाँ कट जाएंगे। ओके, हमारे साथ कॉलर भी है, रऊफ है चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रऊफ साहब फरमाइए। मैं तलगमी से बोल रहा हूँ भाई, मेरी बीवी है ना, उसके मैदे में दर्द रहता है सख्त। अच्छा, कब से है? ये तकरीबन 3 साल हो गए।
3 साल से है, डॉक्टर के पास लेके गए आप किसी? ये दवाई ले रहे थे तो फिर आराम आ जाता है, फिर वो सुबह जी फिर दर्द शुरू हो जाता है जी। फिर दर्द शुरू हो जाता है, कोई खास? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। 3 साल से मैदे में दर्द है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगेन इलिटरेसी का इशू है और एजुकेशन पाकिस्तान में बहुत कम है। अक्सर लोग जिनके मैदे में दर्द रहता है वो आम डॉक्टर्स को दिखाते हैं विदाउट कंसल्टिंग टू एनी सब स्पेशलिस्ट। उसका नतीजा ये होता है कि दवाएं जो डॉक्टर्स देते हैं कुछ अरसे के लिए तो बेहतर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये होता है कि दोबारा से वो दर्द उठना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब वजह ये होती है कि डॉक्टर्स जो हैं कोई भी कॉज मालूम किए बगैर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये होता है जो भी जरासीम उनके अंदर पनप रहा होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है और कुछ अरसे के बाद जो है वो दवाइयाँ जो पहले दी थी वो उसके खिलाफ जो है काम नहीं कर रहे। अब करना ये चाहिए कि इनको कुछ टेस्ट करवाने चाहिए और स्पेशली जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं कैमरे वाला टेस्ट या एंडोस्कोपी जो है वो करवाई जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि एंडोस्कोपी से जो है उसका पता चल सकेगा कि प्रॉब्लम मैदे में किस जगह पर है और वाकई ये अल्सर है या कोई और चीज़ है जिसकी वजह से इनको ये दर्द हो रहा है। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ, मैमूना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं? ठीक हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। असल में आपके पास डॉक्टर शाहनज़ीर बैठे हैं। हाँ जी। और मैं इनसे बात करना चाह रही हूँ और यहाँ सर जो मौजूद हैं जो एक्यूपंक्चर की बात कर रहे हैं, मैं इनसे भी थोड़ा सा मशवरा चाहती हूँ। जी जी सवाल कीजिए। मिस मुझे ना तकरीबन 15 साल हो गए। ठीक है, 15 सालों में मेरी आज तक जो है ना उल्टी नहीं रुक सकी है। मैं खाना खाती हूँ तो वॉमिट कर देती हूँ, पानी पीती हूँ तो वॉमिट कर देती हूँ, चाय पीऊँ तो वॉमिट कर देती हूँ और मैं इसी तरह से 15 साल गुजर गए हैं। मैंने मतलब तकरीबन तमाम डॉक्टर्स को जहाँ जहाँ मैं दिखा सकी मैंने दिखाया है, किसी मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अभी भी 2 वाले खाया, तीनों टाइम ऐसा ही होता है, नाश्ता किया तो वॉमिट, खाना बिल्कुल सुबह से लेकर रात तक मैं जो खाती हूँ। तो फिर मैं तो बड़ी हैरान हूँ, आपका तो वेट वगैरह कैसा है? मेरा वेट जो है इस वक्त तकरीबन 60 kg है और पिछले 15 साल से 60 पर ही है। चलिए वेट हो जाता है, 57 हो जाता है, वीकनेस बहुत बढ़ जाए तो 50। शाहनज़ीर साहब आपसे सवाल कर रहे हैं, जरा इसका जवाब दीजिए। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं डॉक्टर मुझे शुगर नहीं है। ठीक, मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। बेहतर, बस ये है। देखिए ये तो बड़ी अजीब सी बात है। खैर इस पे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और दोनों से आपने सवाल किया। तो शाहनज़ीर साहब आप शुरू कीजिए, फिर डॉक्टर इरशाद से भी मैं इसका जवाब। देखें इनको जो वॉमिट हो रही है ना वो गैसेज हो रही हैं, वो सीधा मुंह पे आ रही हैं। इसके 15 साल खाती हैं, गले में खराश सी होती है अक्सर लोगों को और उसके बाद उल्टी सी आती है और बाज़ लोगों का मैदा कबूल नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो इनको चाहिए आप पंसारी की शॉप पे जाएं, 3 चीज़ें ले लें आप। एक ले लें सूखे लीमू, सूखे लीमू 50 ग्राम, 100 ग्राम काली हड़ और उसमें 10 ग्राम नौशादर ठीकरी मिला लें। पाउडर बनाकर आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम लें। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो किसी भी अच्छी ब्रांड का जवारिश अनारेन ले लें। जवारिश अनारेन, जवारिश अनारेन, वो 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले। इनको फर्क पहले ही दूसरे दिन पड़ जाएगा, इनको वॉमिट होना बंद हो जाएगी। जवारिश और ये तकरीबन अनारेन जी इनके पास आ जाएगा, कराची में ही है। खैर ये मिल जाएगा, बेहतर मिल जाएगा। तो ये लगातार एक 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर इरशाद आप क्या कहेंगे इस बारे में? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा 15 साल में डायग्नोज नहीं हो सका, बड़ी अजीब सी बात है। एक बड़ी कॉमन बीमारी है, डॉक्टर विल फॉलो लाइक टू फेवर मी। हाइटिस हर्निया कुड बी ए पॉसिबिलिटी। इस केस में हाइटिस हर्निया भी सबसे बड़ी डायग्नोसिस हाइटिस हर्निया है। उसके लिए एंडोस्कोपी, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, एंडोस्कोपी करके उसको कंफर्म। बिल्कुल ये हो सकता है। हाइटिस हर्निया मुख्तलिफ टाइप के हर्नियाज होते हैं, तो उसमें एक टाइप डॉक्टर साहब ने बताई है, तो उसमें भी कॉमन होता है। अक्सर लोग 15 क्या 20-20, 25-25 साल तक जो है उसमें प्रॉब्लम रहता है। डायग्नोज प्रॉपर्ली नहीं हो सकता। मतलब ये कैसी और इवन अगर डायग्नोज भी निकल जाए, पानी पिए निकल जाए, इवन अगर डायग्नोज भी हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान नहीं होता है। लेकिन एक्यूपंक्चर में उसका ट्रीटमेंट 100% मौजूद है और मैं ऐसे पेशेंट्स का इलाज करता हूँ और हाइटिस हर्निया इंशाल्लाह एक्यूपंक्चर से कंट्रोल हो आप तो कराची में अगर जाना चाहें तो डॉक्टर इरशाद के पास भी जा सकती हैं और आपको शाहनज़ीर साहब ने भी इसका ट्रीटमेंट बताया। अच्छा तला हमारे साथ मौजूद हैं और हमने एक्सरसाइज की बात की, जो सबसे चीप रेमेडी लोगों को लगती है कि एटलीस्ट घर बैठे या कहीं भी आप फिट भी रहते हैं, दिखने में भी अच्छे होते हैं और अगर मैदे का इशू है तो वो भी हल हो जाएगा। उसके लिए क्या बताएंगे तला? देखिए सबसे पहली चीज़ के फिटनेस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस। ठीक है, आपने कर
करके भी दिखाना हाँ, है। मैं बिल्कुल मैं ज़्यादा मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि डीप में नहीं जाऊँगा, मैं बिल्कुल नॉर्मल इसलिए रखूँगा ताकि हमारे घर में जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे और जो जेंट्स हजरात हैं जो डेस्क बाउंड जॉब जो करते हैं वापस आते हैं थके हुए होते हैं, मैं उनसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिम जाना ज़रूरी नहीं है, वो अपने बॉडी वेट से इतना सारा वर्कआउट कर सकते हैं कि अगर वो आधा घंटा भी दें तो उनके लिए बहुत होगा। चलें, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो मैं एरोबिक वर्कआउट से थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। हम डायनेमिक स्ट्रेचेस स्टार्ट करते हैं। किसी भी वर्कआउट से पहले डायनेमिक स्ट्रेचेस करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो बॉडी में और जो स्टिफ हिस्से हमारे बॉडी के उसमें ब्लड पहुँचना शुरू हो जाए। सो विल स्टार्ट लाइक 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, चेंज। ये आपकी एटलीस्ट इससे मोबाइल तो होना शुरू होगी, हार्ट रेट एलिवेट होना शुरू होगा आहिस्ते आहिस्ते। एकदम बॉडी को शॉक नहीं मिलेगा कि एकदम कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें इंजरी की चांसेस हों, तो हम कोशिश करते हैं कि इंजरी ना हो। स्लो डाउन एंड स्लो अप, ये स्ट्रेच बहुत ज़रूरी है। आराम से नीचे जाएं, आराम से ऊपर उठें, क्योंकि हमारी सारी प्रॉब्लम्स लोअर बैक से स्टार्ट होती हैं बहुत ज़्यादा। ताकि अब हम नीचे जा रहे हैं, आपसे जितना नीचे जाए, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप टच करें पूरा हाथ, इट्स नॉट नेसेसरी। कुछ लोगों से इतना जाया जाता है, इट्स ओके। आप ज़रूरी नहीं है नी लॉक रखें, अनलॉक करके भी आप नीचे जा सकते हैं। अच्छा, अनलॉक करके भी जा सकते हैं? लोग कहते हैं खराब हो जाते हैं। नहीं, कुछ खराब नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत एक्चुअली बहुत स्लो करना है इसको। इट्स नॉट कि आप बहुत ज़्यादा जैकिंग में कर रहे हैं, बहुत जैकिंग मूवमेंट में बिल्कुल नहीं करना, बहुत लाइट मूवमेंट में करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं 20 सेकंड के 3 मैं राउंड्स करता हूँ। फर्स्ट स्टार्ट करूँगा स्पॉट जॉगिंग से। आप एक जगह रह के जॉगिंग करना शुरू करें। 3, 2, 1 गो। और अब तो आपके पास बहुत एंटरटेनमेंट है, कुछ भी आप बहुत सारी चीजें, आप अपना म्यूजिक लगाएं, अपनी फेवरेट मूवी लगाएं, कुछ भी लगाएं और उसके साथ ये करते रहें। बल्कि उससे आपको इंस्पिरेशन भी आएगी मूवी में किसी को देख के कि अच्छा ऐसा बनना है तो उसके लिए भागना पड़ेगा। 3, 2, 1 जंप्स, बेसिक जंप्स जी। 20 सेकंड, पहले राउंड 20 सेकंड का खत्म हुआ। अगर आप थक गए, रिलैक्स, 5 सेकंड डीप ब्रीथिंग। पानी पी सकते हैं, पानी को मना नहीं है। रिमेंबर, बहुत सारे लोग पानी को मना करते हैं। ये कहते हैं एक सिप लेना, बस एक सिप। बिल्कुल गलत है। आप सिप ले सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पी सकते। ऑब्वियसली ब्लोटेड नहीं करना अपने आप को, क्योंकि स्टमक को फिर डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो आपने ब्रेक लेना है, पानी पीना है, थोड़ा सांस लेना है। हम भी ब्रेक ले लेते हैं इतनी देर में और फिर आके आपको बताते हैं कि तलहा आगे आपको कौन से सेट्स बता रहे हैं। शाह नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। डिप्रेशन जब आपको हो जाता है, मैदे से दिल का ताल्लुक तो बहुत लोगों ने बताया, लेकिन मैदा ख़राब हो जाए तो दिमाग में जाके डिप्रेशन भी पैदा कर देता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसके और भी जावियों को हम डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। बैक। और हमारी शेफ़ ने भी कहा कि जी मेरे भी कुछ सवालात हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू होना था, तो उन्होंने तो अपनी सीट संभाल ली है। अच्छा, हम जब ब्रेक पर गए थे तो तलहा एक्सरसाइजेस बता रहे थे, वो एक्सरसाइजेस भी शुरू करेंगे, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आना चाहती थी क्योंकि बाद में मौका मिले ना मिले तो आपको ये जो चिकन आला किंग बनाया गया है आज ये दिखा दें। ये बड़ा मज़ेदार है, मैंने टेस्ट भी किया है, बहुत अच्छा है, बहुत यमी है। और आप इसे चावलों के साथ, सादा चावलों के साथ भी खा सकते हैं। जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी बन गया। वेरिएशन भी है कि रोज़ाना अगर वही आलू गोश्त और वही चिकन खा खा के सबके दिल भर गए हैं तो आप ये बना सकते हैं। स्पैगेटीज के साथ सर्व कर दें, स्पैगेटीज के साथ बना सकते हैं, बिल्कुल। तो मैं एक बार फिर आपको बताती चलूँ, तलहा हमारे साथ हैं जो अभी एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करेंगे। हमारी शेफ़ हमारे साथ हैं और हमें डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी हैं, साइकियाट्रिस्ट। जैसे कि हमने बात की थी कि मैदे का ताल्लुक आपके दिमाग से भी हो जाता है जब मैदे में कुछ ख़राबी हो और वो बड़ा शदीद होता है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। डॉक्टर फ़हाद हमारे साथ हैं, डॉक्टर इरशाद हमारे साथ हैं। और डॉक्टर इरशाद के लिए मैं ख़ास बात आपको ये भी बताती चलूँ कि आज हमारी कोशिश है कि हम कुछ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएँ ऑक्यूपंक्चर के हवाले से ऑन एयर। तो आपने हमारे साथ रहना है, आप चाहें तो इनसे सवालात भी कर सकते हैं। तलहा, आपकी एक्सरसाइज से दोबारा कंटिन्यू करते हैं, वो एक्सरसाइजेज जिससे आपका मैदा बेहतर हो सकेगा। जी देखिए, एक्सरसाइज कोई भी हो, ऑब्वियसली वो जब सिस्टम में आता है, एक मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, मैदा बेहतर होना शुरू हो जाता है। एरोबिक वर्कआउट से हमने स्टार्ट किया था। एरोबिक वर्कआउट हमने स्पॉट जॉगिंग स्टार्ट की थी। अब जंप्स थोड़ी सी मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा और साथ साथ हम कोशिश करेंगे मसल कंडीशनिंग की तरफ भी आए, ताकि मसल जब ग्रोथ करता है, ऑब्वियसली फैट रिडक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और पूरा एक साइकिल होता है, वो साथ साथ सारी कंडीशन साथ सही हो जाती है। हमने स्पॉट जॉगिंग से स्टार्ट किया, जंप स्टार्ट की थी। 3, 2, 1 जंप्स, 10 सेकेंड, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। आप चेंज कर सकते हैं स्टेप्स। ये ऐसे ईजी स्टेप्स हैं
कि आप एक जगह रह के बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत मोबिलिटी इसमें। 5 4 3 2 ये कहलाते हैं जंपिंग जैक्स। गो 4 3 2। अब यंगस्टर्स के लिए, जो यंग लड़के हैं, जो कंडीशन है, जो वर्कआउट को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा वर्कआउट बताना चाह रहा हूँ। स्क्वाट जो बेसिक पोजीशन होती है, उसी के अंदर बहुत सारी वेरिएशन है। आप स्क्वाट पोजीशन कर सकते हैं नॉर्मल, और इसी को एरोबिक वर्कआउट में ला सकते हैं। 1 2 3। ये जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद कंडीशन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं ऑब्वियसली वो बोर हो जाते हैं एरोबिक वर्कआउट करके। सो दिस इज द एक्सरसाइज कि वो इसको फॉलो कर सकते हैं आगे बहुत सारे। ठीक है, आ जाइए तलहा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, डॉक्टर इकबाल आफरीदी, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे साइकियाट्रिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैदे का ताल्लुक दिमाग के साथ, सुबह से हम इसकी बात कर रहे हैं। दिमाग में ख़राबी हो यानी टेंशन हो तो मैदा ख़राब होता है, या मैदा ख़राब हो तो फिर दिमाग ख़राब होता है? दरअसल ये ऐसी है कि जैसे दिमाग में हर चीज़ का कंट्रोल है, हमारे हाथ का कंट्रोल है, हमारे मैदे का, दिल का। इसकी मिसाल मैं ऐसे ही दूंगा कि किसी को अगर आप कह देंगे कि आपने सुबह जो नाश्ता किया था उसमें छिपकली गिरी थी, तो कान सुनेगा, दिमाग को इतला देगा और उल्टी मतली शुरू होगी। तो ये जनरली तो यही है कि स्टीयरिंग पहिए को कंट्रोल करता है। अगर किसी का पहिया टेढ़ा है और वो कहे कि नहीं तो स्टीयरिंग सीधा कर देंगे, पहिया सीधा हो जाएगा। ये अदर वे अराउंड भी हो सकता है कि मैदा अपसेट हो तो बंदा परेशान हो सकता है, लेकिन जनरली ये है कि हम अपसेट होते हैं तो उसका इजहार फिर इधर ऐसे होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जब हम परेशान होते हैं तो आंसू आंख से निकलते हैं और मैदे में भी तेज़ाब निकलता है। इसको कहते हैं, इसको मॉर्सले नाम का दोस्त था, सारी जायदाद इसके लिए वक्फ की कि द सॉरो दैट नॉट वेंट इन टीयर्स मेक अदर ऑर्गन वीप। जिन परेशानियों का इजहार आप आंसुओं से नहीं करते, वो जिस्म की दीगर अज़ा को रुला देता है। इसीलिए कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उस वक्त कहा जाता है ना कि इसको रुलाओ। हाँ, तो किसी का अगर हम परेशान होते हैं, किसी को एक्नी हो जाती है, उसका चेहरा रोने लगता है, किसी का घुटना दर्द करता है उसको वो, किसी को दिल की तकलीफ होने लगती है, किसी को मैदे की तकलीफ होने लगती है। तो ये जो है जब जहन का डायरेक्ट ताल्लुक़ है, और इस पर बड़ी रिसर्च की गई कि जहन और दिमाग और नफ्सियात कैसे मैदे को, दिल को कंट्रोल करता है। अगर आपको अभी परेशान कुन खबर सुनेंगे तो दिल धड़केगा तेज तेज, दिल तो इधर है लेकिन दिमाग बात वहाँ तक पहुँची है। तो बात यह है कि जब ये हॉलिस्टिक अप्रोच है, हम लोगों ने आर्टिफिशियल डायकॉटमी की हैं जी। एक सिस्टम जिस्म का दूसरे सिस्टम से वाबस्ता है। अगर आप किसी का जो दिल में तकलीफ है तो उसको खाने में मज़ा नहीं आएगा, अगर किसी को जहन परेशान है तो उसको खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये लिंक्ड हैं। तो इस तरह से हम देखा ये गया है, हमारे यहाँ जब लोग परेशान होते हैं उसका इजहार ज़ुबानी नहीं करते और उसका इजहार उसकी वजह से फिर मैदे में तेज़ाब निकलना शुरू करता है और खाना बेतरतीब खाते हैं हम। इसी तरह से जब हम खाना खाते हैं तो नज़र उस पर होनी चाहिए, हमारे दिमाग में सटाइटी सेंटर है जो कंट्रोल करता है खाने को, सिस्टम को। लेकिन अगर आप टीवी देख रहे हैं और इधर खाना खाए चले जा रहे हैं तो वो दिमाग में रिकॉर्ड ही नहीं होता, वो सटाइटी सेंटर को पता ही नहीं चलता। पता चलता है कि बहुत सारी चपातियाँ खा गया और वो मैदा जो है आपका प्रॉब्लम। तो इस लिहाज से ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, लेकिन आपने मुझे बाद में ये भी बताना है क्योंकि आप बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में, अगर जैसे लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचें, हमारे दीन में भी है, लेकिन साइंटिफिकली कोई चीज़ आई है कि जी पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका फला ऑर्गन अगर ख़राब है तो वो भी ठीक होने लग जाएगा? इसके बारे में आपने मुझे जवाब देना है। हमारे साथ कॉलर है मुकद्दस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसी हैं? क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मुझे आपसे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। हाँ जी पूछिए। वो उनको ना, उनकी तकरीबन 36 एज है, तो वो थोड़े दिन से उनको मसला हुआ है, तो उन्होंने कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया, रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आया उनका। अच्छा। 205 जी। तो अब उन्होंने करवाई है दोबारा, तो उनको शुगर निकली थी हफ्ता पहले। तो उन्होंने हाँ जी परहेज वगैरह किया तो उनको अब 101 उनकी शुगर आई है, लेकिन वो कोई खाते हैं ना उनको हजम नहीं होती है, जैसे बोझ सा रहता है और फिर ये नहीं दबाव पड़ता है। अच्छा ठीक है ठीक है, इसका जवाब हम ऑन एयर लेते हैं जी। कुछ और भी कहना है मुकद्दस? बहुत परेशान हो जाती है ना, तो वो कहते घबराहट होती है, बेचैनी सी होती है, जैसे जिस हमें तरेलियां नहीं आती है, कुछ इस टाइप का फेसला होता है इनके साथ। तो बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कोई। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इनकी घबराहट के बारे में बता दीजिएगा और आप जरा बता दीजिए कोलेस्ट्रॉल और फिर शुगर। इन्होंने कहा 101 आई।
बेसिकली इस केस बिल्कुल में एज पे आई ना, एज पे आई है। बेसिकली इस केस में दो चीज़ें हैं। पेशेंट पहले जो है डायबिटिक था, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इनका बढ़ा हुआ था। तो ऐसे मरीज़ जिनका जो है शुगर लेवल बढ़े हुए होते हैं तो उसमें एक कंडीशन होती है गैस्ट्रोपैरेसिस, जिसमें मैदा जो है मुकम्मल तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है। जो भी ग़िज़ा खाते हैं तो वो ग़िज़ा आगे जाने के बजाय उसी जगह ठहरना शुरू हो जाती है और उस वजह से ना सिर्फ भूख में कमी आती है बल्कि क्या होता है उल्टी जो है होना शुरू हो जाती है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि जो भी मरीज़ हैं उनको अपनी शुगर्स जो हैं वो कंट्रोल करनी चाहिए। दूसरा जो है इनका चिकनाई का जो लेवल है वो कम होना चाहिए। चिकनाई का लेवल किस तरह कम करेंगे? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट के ज़रिए करना पड़ेगा और साथ साथ मेडिसिन अगर डाइट जो है कम नहीं कर पा रही है लिपिड्स को तो इस वजह से जो है फिर उनको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी लाज़मी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहद आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद जो इनके सवाल का दूसरा हिस्सा था घबराहट वाला और एक सवाल मैंने भी किया था उसे भी कंप्लीट करेंगे। और डॉक्टर इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। ऑक्यूपंक्चर के हवाले से हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे अब से कुछ देर बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी मौजूद हैं। हमारी शेफ़ फरजाना भी आज यहाँ पे ही तशरीफ़ है आवरी है उनकी, क्योंकि उनके भी कुछ सवालात थे। और हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर इरशाद साहब मौजूद हैं जो कि एक्यूपंक्चर के हवाले से आपको बताएंगे। तलहा मौजूद हैं और अब हमें ज्वाइन किया है आगा अब्बास साहब ने जो कि रूहानी तबीब हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपकी आमद से पहले ही लोगों ने कुछ सवालात किए थे रूहानियत के हवाले से, क्योंकि उस पर एतकाद भी है। लोग समझते हैं कि जी हमारी तबीयत इससे बेहतर हो जाएगी, जो कहीं डायग्नोज नहीं हो रहा वो डायग्नोज हो जाएगा। फिर एच पाइलरी की भी हम डिस्कशन करते रहे तो उसके हवाले से ज़रा बताइएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं जी रफ़ीक पराचा साहब जो आज जिन पे ऑक्यूपंक्चर किया जाएगा और उसके बाद हम रिजल्ट्स देखेंगे और फिर इनसे इनका फीडबैक भी लेंगे। लेकिन जिस पॉइंट पे हम ब्रेक पे गए थे, क्योंकि उस वक्त एक कॉलर थी और उन्होंने कुछ दिमागी मसले की भी बात की थी और कुछ जो उनके बॉडी फीलिंग्स और वो सब का बताया था कि जब तबीयत ख़राब होती है तो आपको याद है उनका सवाल? जी, दरअसल बात यह है कि जब हम परेशान होते हैं, थोड़ी बहुत परेशानी तो हम सबको होती है, घबराहट भी होती है। ऐसी दुनिया में कोई शख्स नहीं होगा जो उदास न हुआ हो। जब हम जिंदगी दुनिया में आते हैं तो रो कर आते हैं और इस तरह से घबराहट, खौफ ये नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन ये अगर इस कदर ज़्यादा हो जाएं जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो, शिद्दत में ज़्यादा हो और वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकें तो फिर हम इसको बीमारी के ज़िम्मे में लाते हैं। उसके लिए तो तरीक़ाकार ये है कि डर खौफ का एक तरीका यही है कि आपके तर्ज़ ज़िंदगी ठीक हो, वक्त पे सोए, वक्त पे उठे, वर्जिश करे, इबादत करे। वर्जिश से बहुत ज़्यादा घबराहट ख़त्म होती है। इसकी मिसाल ऐसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, खुद मुख्तार आसाबी निज़ाम जिसमें सिंपैथेटिक सिस्टम जो है जो वो कंट्रोल में आ जाता है, उसी से लिंक है हमारी घबराहट खौफ का, दिल की धड़कन का। तो लिहाजा अगर एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर उसके लिए हम बाकायदा टेक्निक्स बताते हैं। ठीक है, और वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला जवाब आपसे थोड़ी देर में मैं लेती हूँ। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मिसेस हबीबा शाहिद जमाली, सुबह कॉल की थी मैंने। जी 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 मैंने बस इतना पूछना है कि ये जो अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहवा बताया, एक तो ये दोबारा रिपीट कर दें और दूसरा ये कि अगर ये जब मेरा ख्याल से छिला होगा तो मैं उस कंडीशन में ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती कहवा? कहवे के बारे में अच्छा शाह नज़ीर साहब जा चुके हैं। अब ये सवाल आपका हम बाद में पूछ के आपको किसी तरह बता पाएंगे। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, हमारे पास रूहानियत के हवाले से लोगों ने पूछा मैदे की तकलीफ़, कैसे मैदे की तकलीफ़ पे काबू पाया जा सकता है? फिर हमारे डॉक्टर साहब जब पहले मौजूद थे तो उन्होंने कहा ये एच पाइलरी तो सब में होता है, अब किसी में एक्टिवेट हो जाता है या तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। मैदे के अमराज पे काबू कैसे पाया जाए या इनसे कैसे बचा जाए? रूहानियत को अगर हम सामने रखते हुए इस पर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि मैं तिब्बे नबवी की रोशनी में भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। असल में देखिए, मैदा तमाम बीमारियों की जड़ है और मैदे से ही तमाम बीमारियां सर उठाती हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर से कचरा जो है, कूड़ा करकट मगरिब से पहले बाहर रख दो। अच्छा। बीमारियां वरना जन्म लेंगी तरह तरह की अगर आपके घर में। और अब क्या होता है कि मगरिब तक घर में रहता है, पूरी रात घर में रहता है, सुबह जब कचरे वाला आता है तो उसको बाहर रखते हैं। पूरी रात घर में रहता है, उसमें छोटे छोटे जरासीम। उस वक्त उन्होंने उसको तशबीह दी शैतान से कि शैतान की आमाज गाह है। शैतान वहाँ पर, शैतान मतलब जरासीम, आपको बीमार डाल देगा।
अब दूसरी बात ये कहूँ कि जब तक इश्तहा कामिल ना हो, जब तक भूख ना लगे उस वक्त तक खाने के करीब मत जाइए, खाना मत खाइए। जब तक प्यास ना लगे उस वक्त तक पानी ना पीजिए। अच्छा। हम क्या करते हैं, वो टाइम का हो जाता है कि जी टाइम खाना लग गया, आप खाइए। अब भूख हो या ना हो हम खाने की तरफ चले जाते हैं, वो हमें नुकसान करता है। अच्छा, खाने के दरमियान में पानी ज़रूर पीते हैं। खाने के दरमियान में पानी पीने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना लई बन जाता है। खाना जब लई बन जाता है तो मैदा ज़ईफ़ हो जाता है, और जब मैदा ज़ईफ़ हो जाता है तो खाना सही से दुरुस्त हज़म नहीं होता। अच्छा, अब तेज़ाबियत है और जा भी नहीं रही है और खाना सही से हज़म भी नहीं हो रहा है, तो आब ज़मज़म को थोड़ा सा ले लीजिए। अगर आब ज़मज़म कम है, 1-2 लीटर की बोतल में भी अगर 2 चमचे डाल देंगे सब आब ज़मज़म बन जाएगा। अच्छा। आब ज़मज़म के आधे गिलास पे 41 मरतबा सूरे अलहम्द को पढ़िए, आराम आराम से पढ़ने के बाद दम कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पी लीजिए। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि सूरे अलहम्द में सिर्फ रहमत के अलावा कुछ नहीं है। इतनी रहमत है उसमें अल्लाह की। अब होता क्या है कि हम सूरह अलहम्द को बहुत स्पीड से पढ़ते हैं। नहीं, हमारी जो ज़बान की जो जुम्बिश है, जो ज़बान का चलना, उसके अंदर अल्लाह ने बहुत सारे ऐसे राज रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो ज़बान हमारी चल रही है इधर से उधर, उस अल्लाह के कलाम की वजह से उसमें ऐसे कनेक्शन जुड़े हुए हैं। जब उसको पढ़ते हैं आराम आराम से तो अल्लाह उसमें लाजमी आप पर रहम करता है और अल्लाह उसमें शिफा डाल देता है। जब आप उस आब ज़मज़म पे दम करते हैं, उसको पीते हैं, आप देखेंगे तजर्बे में, आप स्पीड से ना पढ़ें, आप तेज़ी से ना पढ़ें, आप आराम आराम से पढ़ें, बावजू होकर पढ़ें, क़िबला की तरफ रुख करके बैठ के पढ़ें, पिए। दिन भर में एक टाइम भी पी लेंगे तो आपको आराम आएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि हम ग़िज़ाओं की खुशबू पे, लज्जत पे, शक्ल पे ज़्यादा हम वो उस तरफ हमारा झुकाव होता है। ऐसा नहीं है। जब आपका मैदा ज़ईफ़ हो गया, मैदे में बीमारी आ गई, या शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई सी बीमारी है, तो आप ग़िज़ा को लेने में एहतियात करें। आप ठंडी सब्जियां लें, आप फ्रूट ज़्यादा लें, आप रोटी दिन भर में 1 लें। अच्छा, 2 ले लें, 1 दोपहर 1 शाम। लेकिन आप ज़्यादातर आप गेहूं से बचें, जो आपको मैदे को तकलीफ़ में डाल रहा है। आप आराम से जूद हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ लें। आप सब्जियों की और फ्रूट की तरफ जाएँ। आप देखें कि आप डब्बा पैक चीज़ों से परहेज़ करें, जितनी भी, चाहे वो केचप क्यों ना हो। अब इन डब्बा पैक चीज़ों में प्रिजर्वेटिव होता है जो नुकसान कर रहा है आपकी। ठीक है, और अब तो इतना हमारे पास फ्रोज़न फूड आ गया है, बाकी तमाम चीज़ें आ गई हैं जिस पे सभी लोग कहते हैं कि वो इतना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपके पास आज के प्रोग्राम में ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। आपके पास एक्यूपंक्चर भी है, आपके पास रूहानी तबीब भी हैं, आपके पास साइकियाट्रिस्ट भी हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब भी कुछ देर पहले तक हमारे साथ थे, हर्बलिस्ट भी थे। जो तरीक़ाकार आपको बेहतर लगता है वो आप आजमाइए। उससे अगर आपकी तबीयत बेहतर होती है तो फिर क्या ही बात है। हमारे इस प्रोग्राम का हासिल हसूल जो है वो यही है कि आपकी तबीयत और आपका दिमागी जो परेशानी है आपके मैदे को लेकर, वो ख़त्म होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हम आ जाएं अपनी पोजीशन पर। मैं 2 मिनट एक मिनट ले लूँ? ज़रूर। एक्चुअली एक्यूपंक्चर के हवाले से चूँकि मैदे का किस्सा चल रहा है, पेप्टिक अल्सर एक बड़ी नोटोरियस सी बीमारी है। एक्यूपंक्चर का खूबसूरती ये है कि वो एक्यूपंक्चर लगाने से आपके स्टमक की म्यूकोजा को स्ट्रेंथन करता है, यानी हीलिंग करेगा और उसको मजबूत भी बनाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो सिक्रीशंस है उसको कंट्रोल करता है। दिस इज़ हाउ एक्यूपंक्चर वर्क्स इन पेप्टिक अल्सर। इसी तरह हाइड्रस हर्निया मैंने बताया था, जिसका बड़ा इलाज नहीं है, उसमें एक्यूपंक्चर काम करता है। बात हमारी शुरू में रह गई थी एक्यूपंक्चर का। जो सबसे बेहतरीन आज मैं मैसेज देना चाह रहा था अपनी बच्चियों को और बहनों को, कि आपके वज़न गिराने का सबसे बेहतरीन और ईजीएस्ट तरीक़ा है न जॉगिंग, न स्विमिंग, न सेंटर ज्वाइन करना, कुछ नहीं, सिर्फ कान में 2 स्टड लगवा दीजिए, आपका 15 kg वज़न 3 महीने में कम हो जाएगा। ओके, बस ये मैं पैगाम देना चाह रहा था। अब आप आ जाइए। कुछ अगर आपको इसमें चीज़ें अपनी सेटल डाउन करनी है तो वो उनके साथ सेटल डाउन कीजिए इतनी देर में। सर, आप मुझे वो बताइए ना, पॉजिटिव थिंकिंग, अगर अल्लाह ना करे चले मैदे में या दिल में या कहीं प्रॉब्लम है और इंसान सोचता रहा कि नहीं ये सही हो जाएगी, बस ये सही हो जाएगी, मुझे कुछ नहीं है, तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं, इससे पहले मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैदे के हवाले से मैंने रिसर्च की 1994 से 97 तक, और उसमें ये था कि पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च काउंसिल के जो डॉक्टर थी, खासतौर पर सर्विस बेरी मरहूमा, वो एंडोस्कोपियाँ करती थी। एक पाकिस्तानी हॉकी टीम का कौमी खिलाड़ी जो जहाँ टीम जाती थी, जिस मुल्क में, वो एंडोस्कोपी करता था और नॉर्मल आती थी। उन्होंने हमें हमारे पास भेजा और हमने उसका इलाज किया। 1-1.5 महीना वो ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि जहन का मैदे से डायरेक्ट लिंक है। अब आपने जो सवाल पूछा था कि क्या पॉजिटिव थिंकिंग,
उस पे ये है कि नई रिसर्च ये कहती है, एक तो ये है कि हम सोच ऐसे रखें जो अल्लाह ने हमें दी हैं वो अच्छाइयाँ उस पे नज़र रखें और जो खामियाँ हैं उसको भी फोकस रखें। लेकिन होता ये है कि हम लोग नाकामियों को तो देखते हैं और जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं उसको तो नहीं देखते हैं कि इतनी कीमती आंखें दी हैं, हाथ पैर दिए हैं, बाल दिए हैं, उसको नहीं देखते। तो इसकी वजह से ये होता है। और नई एक रिसर्च ये आई है कि पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको हम कहते हैं कि माइंडफुलनेस, कि जो भी काम करें आप वो यकसुई से करें और उसको सोचें। मिसाल के तौर पर ये रिसर्च की गई कि जो डिश धोती हैं, बर्तन खातून अगर धोए और माइंडफुलनेस के हिसाब से देखें इसको करे तो 36% उनमें इम्कान कम है डिप्रेशन होने का। अच्छा। तो वो उसको देखे कि ये सफाई कर रही हूँ, आधा ईमान है पाकी और इसमें ये कर रही हूँ, बजाय ये कि इधर ब्रश कर रही हैं सोच कहीं और रही हैं, तो सफाई आधा ईमान है। तो कहते हैं जो काम करें अटेंशन के साथ करें और देन एंड देयर के हिसाब से कि जो खाना भी खा रहे हैं कि अल्लाह की नेमत है, इस हिसाब से पॉजिटिवली आप सोचें कि हर जो इसका फ़ायदा ही होगा और जहन में रखें। जैसे मिसाल के तो एक बंदा बीमार है, उसको ये सोच हो कि भाई बीमारी से गुनाहें जड़ती हैं और देखा ये गया है कि आखिरत में फिर बंदा कहता है कि हर कोई बीमार होने की दुआ करता, तो लिहाजा पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें फिर रिजल्ट आते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि ये जो हमारी सोच होती है, क्योंकि हमारी ख़वातीन वगैरह में ये काफ़ी है कि जहाँ कुछ हुआ वहाँ उन्होंने बड़ी बीमारी सोचनी है। मैं अपनी वालदा को भी ये कहती हूँ, छोटी बीमारी नहीं सोचती, बड़ी सोचती है, मुझे ये हो गया है। तो ये जो हमारी थिंकिंग है, ये कितना अगर रूहानी तौर पे हम इसे समझने की कोशिश करें, इसका कोई इम्पैक्ट है? आ जाइए सर, आप इधर आएंगे या इधर ही से होगा? यहाँ से ठीक है? हाँ ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है, हमारी टीम अगर बताती। ओके ठीक है। मैं ये बता रहा था कि एक्यूपंक्चर में ये आप भी पॉजिटिव सोचें। ये चांदी की बड़ी छोटी सी बारीक बारीक सुइयाँ हैं, हाँ। जो हम मखसूस नुक्तों पर लगाते हैं और कम्बिनेशन जो है वो हर बीमारी का अलग अलग होता है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था यहाँ पर इस फोरम में कि ये कोई एक तकलीफ़देह चीज़ नहीं है। आप देखेंगे हम नुक्ते पर लगाएंगे, ना वहाँ से खून निकलेगा, ना तकलीफ होगी, ना दर्द होगा। हमारे पास ज़रा शॉर्ट है तो हम, आप ये फील ना करें कि ये कोई ये फील करने की बात ही नहीं है, पता भी नहीं लगा कब सुई लग गई। ये मैं आपको देखे ही ना, पता ही नहीं लग रहा आपको। मैंने आपको 2 सुइयाँ लगा दिया। 2 सुइयाँ, हाँ ये क्लोज देखें इनकी, ये देखें भाई सुई देख लीजिए, सुइयाँ लगी हुई हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? ओके, वेरी गुड। और इसको देखिए, मैं अभी आपको निकाल के दिखा दूंगा। ये देखिए मैंने निकाला, कोई ब्लड नहीं, बिल्कुल देखिए निकाला, कोई ब्लड नहीं। ठीक है, तो ये कहाँ मैदे के लिए जो है, आप मैदे के लिए जो है ना हमारी कम्बिनेशन है। अच्छा। अब देखिए आपने डिस्कशन में सुना कि मैदा सब कुछ ही है, दिमाग भी है उसमें, मैदा भी है उसमें, एक्सटेंशंस भी हैं, स्ट्रेस भी है। हाँ। तो हम इसको कम्बिनेशन करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट सुइयाँ भी लगाते हैं, स्ट्रेस के अगेंस्ट भी लगाते हैं और मैदे पर भी लगाते हैं ताकि मैदा मजबूत हो जाए। ये सब क्या है? ये जो है ना, ये हमारा जो है ये पॉइंट डिटेक्टर है। अच्छा। ये अगर पॉइंट आपको ढूंढना हो नए लोगों के लिए, सॉरी, तो ये पॉइंट डिटेक्टर है। इसको हम यहाँ जब हम उस पर लगाएंगे तो आप देखिएगा ये ब्लीप करना शुरू कर देगा। ओके, ये जो पॉइंट पर आएगा ये बोलना शुरू कर देगा, दिस इज पॉइंट डिटेक्टर। ठीक है। अभी क्या हुआ कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चूँकि उनको भी एक्यूपंक्चर की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास तौर पर जो नाजुक सी लड़कियां होती हैं उनको अगर एक्यूपंक्चर लगाया जाए, लड़कियां तो होती नाजुक सी, कुछ ज़्यादा नाजुक, उसके लिए क्या हुआ, जर्मन्स ने ये लेज़र बना दिया। बजाय इसके कि आप पिन लगाएं, छोटे छोटे बच्चे डरते हैं और इस तरह वो लड़कियां भी खौफजदा होती हैं, तो ये लेज़र रेज है, इसमें हम सिर्फ लेज़र रखेंगे, इसमें लेज़र निकलेगी और वो लग जाएगा। तो मैं बताना चाह रहा था, इसमें साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं है कि इसमें कोई हमने दवा तो डाली ही नहीं, किसी का कोई कंपाउंड, कोई केमिकल यूज़ ही नहीं किया। ये वो अगर आप दिखा सकें, ये बड़ा छोटा सा पतला सा प्लेटिनम का स्टड है जो मैंने बता रहा था, हम कान में लगा देते हैं ताकि वज़न कम हो जाए। ठीक है सर, और मैं वही कहूँगा कि बच्चियों के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा यही है आज का। प्लीज़ आप तशरीफ़ रखिए, एक ब्रेक यहाँ आ गया है और ये बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक, उसके बाद जब हम वापस आते हैं, क्या हमारी सोच से भी कोई फ़र्क पड़ सकता है, इसके बारे में आगा साहब भी हमें बताएंगे। और फरजाना आपको भी हम थैंक यू कह रहे हैं, तलहा आपको भी थैंक यू कह रहे हैं, और हमारे साथ एक और हमारी मेहमान होंगी जो इस हवाले से बात करेंगी। इस तमाम टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आप अभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आफरीदी, साइकियाट्रिस्ट। हमारे साथ आगा अब्बास मौजूद हैं, रूहानी तबीब। और हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर इरशाद, ऑक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट। इनसे अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। और अब हमें ज्वाइन किया है गज़ाला ने, जो हमारी योगा इंस्ट्रक्टर हैं और इसके अलावा लाइफस्टाइल के बारे में बड़ी अच्छे तरीके से बात करती हैं, हमेशा ट्रेन करती हैं लोगों को। और अनफॉर्चुनेटली बड़ी देर में यहाँ पहुँची हैं, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसके बारे में, ये जो मैदे और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या योगा से कोई फ़र्क पड़ता है? मैं ये तो नहीं कहती कि कोई बीमारी है तो वो योगा से सही हो जाएगी, लेकिन आपका एक लाइफ स्टाइल में अगर योगा रहता है तो आपको बीमारियां ना आएँ, ये इम्कानात बढ़ जाते हैं। योगा बेसिकली इट्स अ कंप्लीट साइंस। ये लोग इसको सिर्फ एक्सरसाइज समझते हैं, हालांकि फिजिकल बहुत 20% है, 80% इज़ मोर ऑफ लाइक मेंटल एंड स्पिरिचुअल। क्योंकि आपके मैदे का, जैसे अभी इन्होंने एक बात बहुत अच्छी, मैं वो सुन रही थी इनकी बात, कि जो आप दम करके पीते हैं वो है क्या, वो जिसको रुकिया कहा जाता है, वो आपकी वर्ड्स की वाइब्रेशन जो पानी में जाती है वो है क्या। मैं क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं स्टडी कर चुकी हूँ। डॉक्टर इमोटो एक जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च की थी पानी पर, और उन्होंने ये सारा रिसर्च करके, सिर्फ एक जमजम था जो जिसके क्रिस्टल्स चेंज नहीं हुए थे पूरी दुनिया के, जब पानी पे रिसर्च हुई, और बिल्कुल नॉर्मल पानी लिया और उस पर उन्होंने कुछ सिर्फ अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स बोले तो उसके क्रिस्टल बहुत खूबसूरत हो गए। अच्छा जी। और कुछ फिर एक और पानी लिया, बहुत साफ़ सुथरा पानी था, लेकिन उसको कुछ नेगेटिव वर्ड्स बोले गए तो वो पानी के क्रिस्टल्स गंदे हो गए, ख़राब हो गए। तो हम लोग जो इंसान है, हमारी बॉडी में 80% पानी है। ठीक है, जब हमें कोई अल्फाज बोले जाते हैं, उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे जिस्म के पानी को अफेक्ट करती है। इसी वजह से जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आप एकदम खुश हो जाते हैं, तो वो जो केमिकल रिएक्शन आपके ब्रेन में जाता है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है पूरी बॉडी में। वाटर इज़ द ओनली थिंग जो पूरी बॉडी में विद इन 2 मिनट्स डाइल्यूट हो जाता है, सर से पैर तक घूम जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के साथ जाता है। तो इसलिए जब आप किसी से बात करते हैं, एवरी वर्ड हैज़ अ पावर, आपके अल्फाज की ताकत है। तो अगर आप नेगेटिव वर्ड्स किसी को बोलते हैं तो आपने उसकी सारी एनर्जी पुल कर ली। आप बच्चे को देख लेना, ज़रा सा उल्टे सीधे कुछ बना के आपको दिखा दे, आप ज़रा सा बोले वाह कितना खूबसूरत बनाया, तो आप उसको इनकरेज करके उसकी एबिलिटीज़ को और बाहर निकालते हैं। ये सिर्फ एक वर्ड्स की पावर है। दूसरा ये कि स्ट्रेस लाइफ में आता क्यों है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया था इंसान को, हमें एक नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग दिया था। छोटे बच्चे अभी भी आप जहाँ देखें, जब वो सोते हैं, जब वो इनहेल करते हैं तो उनका पेट ऊपर जाता है, और जब एक्सेल करते हैं तो नेचुरल है ना? नीचे, वो नेचुरल है क्योंकि उनमें स्ट्रेस नहीं है। हम लोग जो बड़े हैं, हम लोग टाइम के साथ साथ अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, लेट नाइट्स, अनहेल्दी खाना, बेवक्त खाना, ओवर ईटिंग करना, उसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग सारे नेचर से दूर चले गए हैं, और उसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग हो गई है ख़राब। हम इनहेल पे पेट खींचते हैं और एक्सेल पे बाहर निकालते हैं, जो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वो जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, जो कार्बन निकलना चाहिए सही तरह, वो रह जाता है। अच्छा, जब कार्बन रह गया तो अब कार्बन, वही वाली बात आ गई कि कार्बन क्या है। कार्बन इम्प्योरिटीज़ हैं, टॉक्सिन्स हैं, शैतान किस चीज़ से बना हुआ है, आग से। आग क्या है? कार्बन। जब कार्बन रहेगा, क्या क्या कराएगा आपसे? झूठ, फ्रॉड, लालच, जेलसी, ये सारी चीज़ें जो है पूरे सारी कनेक्टेड है आपकी ब्रेथ से। अब आप सोचें, अगर ब्रीदिंग सिर्फ सही कर लें तो आप कितनी नेगेटिविटी निकाल सकते हैं। चलें, दैट्स वेरी वेरी गुड। और गज़ाला आपकी तरफ वापस आते हैं, लेकिन मुझे ये भी मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो हर कोई, क्योंकि मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं, अपने तरीके से आज के प्रोग्राम को और आज के प्रॉब्लम को कंक्लूड कर दें। आपसे शुरू करते हैं। दरअसल बात ये है कि ये हॉलिस्टिक अप्रोच है, और कहते हैं ना कि हरी वरी एंड करी, और आजकल एच पाइलोरी लीड टू अल्सर। तो हम ये कहते हैं कि आप अपनी सोच, अपने आदात, अपने तर्ज ज़िंदगी, ग़िज़ा, इसमें एक तनासुब रखें, शुक्रगुजार रहें, तो इससे जो है बहुत सारे पेट के मसले हल हो जाएंगे। ठीक है, यास्मीन की आखिरी कॉल है, जल्दी से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे पूछना था जी, मैदे के ये जो झाइयाँ हो जाती हैं चेहरे पे, ये क्या मैदे की वजह से होती हैं? अच्छा ठीक है, इसका जवाब भी दूसरा सवाल ये है कि मैं अंडा खाऊं ना तो मेरे मैदे में दर्द होता है जब अंडा खाऊं तो। ठीक है, ठीक है जी। तीसरा ये कि हकीम साहब ने जो कहवा बताया था पेट के लिए, उसमें जो उन्होंने हड़ बताई है, वो कौन सी हड़ बताई है? काली हड़। काली हड़। हाँ जी, प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। इसका हम बता देते हैं। अच्छा, अब आप भी कंक्लूड कर दीजिए इस तमाम को। ज़्यादा अंडे खाने से जो है चेहरे पे झाइयाँ पड़ जाती हैं। अच्छा, ये बात है। अच्छा, अब जब अंडा एक तो रोक दें ये थोड़े अरसे के लिए, और जब खाना खाने के बाद हाथ धोएं, उन हाथों को अपने चेहरे पे मल लें। अच्छा। इनकी झाइयाँ चली जाएंगी।
ठीक है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि बीमारी देने वाला अल्लाह है और बीमारी अल्लाह अपने बंदों को, मुकर्रब बंदों को आजमाता है बीमारी देकर। तो उस पर ज़्यादा मुसीबत पे परेशान नहीं होना चाहिए। जितना मुसीबत पे परेशान होंगे मुसीबत बढ़ जाएगी। और हर बीमारी की एक मियाद है जिस्म के अंदर, वो मियाद जब पूरी होगी बीमारी चली जाएगी। अच्छा, उस मियाद से पहले अगर ख़त्म करना है तो दुआएं हैं और सदका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक 2 शख्स आए मिलने के लिए। अब उसमें से एक शख्स उठ के थोड़ी देर के बाद चला गया। रसूल खुदा ने फरमाया कि ये जो तुम्हारा दोस्त अभी उठ के गया, 2 दिन के बाद इसकी मौत वाक़ हो जाएगी। 3 दिन गुजर गया, उसकी मौत वाक़ नहीं हुई। तो वो शख्स आ गया पलट के, कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैंने हाथों को जोड़ के बैठ गया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मेरे उस दोस्त की मौत वाक़ नहीं हुई, लेकिन मैं आपके कौल पे, आपकी बात पे शक नहीं कर सकता। वजह? तो रसूल खुदा ने कहा उसको बुला के लाओ। वो लेके जब उसको आया तो रसूल खुदा ने फरमाया कि तुम बताओगे या मैं बताऊं? तो उसने कहा, मौला, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी जुर्रत नहीं है, आप बताइए। रसूल खुदा ने फरमाया कि क्या तुम लक्कड़ हारे हो? उसने कहा, हाँ, मैं लक्कड़ हारा हूँ। तुम 2 रोटी रोज़ाना दोपहर को लेके जाते हो खाने के लिए? हाँ। दरख्त पे बैठ के खाते हो? उसने कहा, दरख्त पे चढ़ के खाता हूँ। कहने लगे, तुम ये बताओ, जब तुम रोटी तुमने खोली खाने के लिए, नीचे से एक फ़कीर गुजरा, क्या उसने तुमसे 1 रोटी मांगी? उसने कहा, हाँ मांगी। 1 रोटी मैंने उसको दे दी। रसूल खुदा ने कहा, अगर तुम वो रोटी उसको नहीं देते तो उसी दरख्त पे तुम्हें एक सांप काटता और तुम्हारी मौत वाक़ हो जाती। यानी कि मालूम चला सदका आपको मौत से, बलाओं से, आफत से, मुसीबत से, बीमारी से, हर चीज़ से बचा सकता है। सदका एक मुकम्मल इलाज है, लेकिन हम सदक़े को इतना फोकस नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। अगर हम महीने में एक बार भी अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा की एक तनासुब के मुताबिक पैसा निकाल दें, मिसाल के तौर पे 200 रुपये खर्च होते हैं हमारे सुबह से लेकर रात तक पैसा खाने पे, हम वो पैसा किसी फ़कीर को, किसी गरीब को, किसी भी मुस्तहक़ को उस पर हाथ रख दें, आप यकीन जानिए बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। क्योंकि खुदा पसंद करता है इनकसारी, आजिज़ी, रहमदिली, ये सब खुदा पसंद करता है। और बीमारियाँ जब खुदा दे रहा है तो बीमारियाँ खुदा उसकी वजह से आने वाली मुसीबतें आपके ऊपर से रोक लेगा। ठीक है जी सर, आप? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसा आपने फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आप अगर अपनी बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो प्लीज़ परेशान ना होइए, उसकी रहमत बहुत वसी है। और प्लीज़ अगर आप डॉक्टरों से तंग आ गए हैं तो ज़रूर एक्यूपंक्चर ट्राई कीजिए। अच्छा, ये भी है एक्चुअली। डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट है। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स तो हमारे पास माशाल्लाह ऐसे हैं कि आपको बड़ी खुशी होती है, और वो लोग जिनके दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब दूसरे ममालिक में हैं, और जब वो वहाँ के डॉक्टर्स का हाल बताते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ वो डॉक्टर्स भी हैं जो हर गली कोने पर बैठे हैं और सही तरीके से डायग्नोज नहीं कर पाते, और आप एंड अप करते हैं मिजरी में। तो ये चीज़ अपनी जगह है। इसके लिए कोई नुस्खा बताना है लोगों को कि कहाँ जाएं, क्या करें अगर कोई तकलीफ हो गई है? मैदे की तकलीफ में पहले किसके पास जाएं? देखिए, दरअसल बात ये है कि पहले थोड़ी बहुत मैदे की तकलीफ होती है, उसको ग़िज़ा, तर्ज़ ज़िंदगी पे ठीक करने की कोशिश करें, और जो परेशानियाँ हैं और आराम से खाएँ और हस्ब ज़रूरत खाएँ। ये नहीं है कि ज़ियत बराए खुर्दम खाने के लिए नहीं जिए, बल्कि जीने के लिए खाएं और मुनासिब खाएं। और दूसरी बात ये कि लेट ना खाएं, जल्दी खाना खाया करें। अगर फिर भी ना हो तो कम से कम एक ऑथेंटिक डॉक्टर जो इसने क्वालिफाइड हो, बजाय ये कि सेल्फ मेडिकेशन पे मैंने रिसर्च की, 84% कराची की पॉपुलेशन सेल्फ मेडिकेशन करती है। तो इवन जो कि मैदे की तेज़ाब को बढ़ाती है और अल्सर कर सकती है, लिहाजा बेतरतीब गोलियां खाना, बेतरतीब वो करना, उससे बेहतर है कि तर्ज ज़िंदगी पे फोकस करें। जी गज़ाला, और कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझती हैं कि आपके पास लोग आते हैं? बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन अगर हम सब बहुत गौर से इस चीज़ को सुने, सारी चीज़ें देखें, इनकी इतनी नॉलेज है माशाल्लाह, मुझसे बहुत ज़्यादा है। और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों को काफ़ी हद तक मालूम भी है। जो चीज़ें भी हमने डिस्कस की, मेरे ख्याल में आजकल मीडिया इतना फास्ट है, बच्चों को भी हर चीज़ पता है, और इंटरनेट ने तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आम कर दी है, लेकिन हम उस पे अमल क्यों नहीं करते? हाँ, सब सुन लेते हैं, अमल क्यों नहीं करते? आज भी इस डिस्कशन के बाद लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कोई नहीं करेगा। मतलब आप सुन लेते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जैसे नया साल शुरू होता है, इस साल में मैं ये करूँगी, नया मंथ शुरू होता है, बस ये पहली से मैं करूँगी, बस ये मंडे से मैं करूँगी। वो जो नेक्स्ट हम करते हैं, वो नेक्स्ट कभी नहीं आता। ठीक है, द टाइम इज नाउ, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो किया वही होगा, और ये प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आदत कैसे पड़े कि आप जब फोकस करें कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसमें कैसे रहूँ, मैं पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरी से कैसे निकलूँ। या तो मैं माजी के पछतावों में हूँ या मैं फ्यूचर की फिक्रों में हूँ, तो मैं अभी में कैसे रहूँगी, उसके लिए बहुत आसान तरीका है। देखें,
नमाज भी अगर हम पढ़ते हैं ना, हम जल्दी में पढ़ते हैं, ठीक है, हम बस एक एक्सरसाइज है, फटाफट की और भागा। और जब नमाज पढ़ी भी रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चों को स्कूल से उठाना है, अभी टेलर के पास जाना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। दुनिया की जितनी भूली हुई बातें ना हमें नमाज में याद आ रही होती हैं। क्यों? बिकॉज हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। इसके लिए हमें मुराकबा बताया गया है, ठीक है, मेडिटेशन। वो ऐसी चीज़ है जब आप 10 मिनट सिर्फ अपने साथ बैठे, सिर्फ 10 मिनट, और आपने अपने आप को ट्रेन कैसे करना है। हम लोग आवाज़ों से ट्रेन क्यों नहीं है? ज़रा सा अगर मैं अभी टेबल बजाना शुरू करूँ ना, 2 मिनट में सब चीखना शुरू करेंगे, बंद करो, क्यों शोर कर रहे हो? इसलिए कि हमारा माइंड ट्रेन नहीं है आवाज़ों के लिए। आप आंखें बंद करके सिर्फ बैठ जाएँ। आपने सबसे पहले अपनी सराउंडिंग्स में जितनी आवाज़ें हैं उनके साथ अपने आप को मर्ज करना है। जैसे अभी आवाज़ आ रही है, इसको आपने, या क्लॉक की टिक टिक होती है, आवाज़, कोई भी आवाज़, आपके एक एक आवाज़ को पहले फोकस करें और उसको एक्सेप्ट करते जाएं। एक्सेप्टेंस इज़ द की। हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे भी हैं वो, हम उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, जैसी भी वो है, हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरी बात बीच में रहेगी, हम नेक्स्ट में करना नहीं चाहते। थैंक यू सो वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। और बहुत अच्छा प्रोग्राम इस हवाले से रहा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर जाविये से आपने या मैंने बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है आप इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी जैसे गजाला ने कहा वैसे करेंगे। एक बार फिर आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, खाना अच्छा खाइए, देखभाल के खाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।